हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेई नीट। आज हम 11th स्टैंडर्ड का हमारा जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, इसका हमारा जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। इसका डीपीपी का पार्ट 2 शुरू करेंगे। बहुत अच्छे से सुनिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे और एक अच्छी क्लैरिटी लेंगे मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स जैसे कंसेप्ट पर, ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को रादर और अच्छे से कंसोलिडेट कर पाएँ इस डीपीपी के सोल्यूशन के थ्रू। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि 2 लेक्चर्स दिखा के ट्रायल वर्जन खत्म हो जाता है और फिर पेड वर्जन शुरू हो जाता है। पूरे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन, जो कि ऑफकोर्स आप फील कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर की जाती है। यानी कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड आप देख लें, अलग अलग बोर्ड्स देख लीजिए, अलग अलग मीडियम्स देख लीजिए, या फिर अगर आप देखना चाहें तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT जेईई, नीट, NTSE, ओलंपियाड, CUET या फिर रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हम आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म magnetbrains.com। विद दैट स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम आपके लिए क्या क्या चीज़ें एट एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट लेकर आते हैं। हम ये इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि हम हर एक चैप्टर पर बहुत डिटेल्ड, मतलब हर एक सिंगल टॉपिक पर बहुत डिटेल्ड, कॉम्प्रहेंसिव, बहुत थरो एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएं, जिसमें हम काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स आपके लिए रखते हैं, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा पाएँ हर एक कंसेप्ट की। मतलब काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के थ्रू एप्लीकेशंस पर हमारा एम्फेसिस होता है, मतलब कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी आपको सिखा पाएँ, यही हमारा मोटिव है। सिर्फ कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी ही नहीं स्टूडेंट्स, हर टॉपिक के कंप्लीशन पर आपको उसकी डीपीपी मिलती है, जिसके थ्रू उस कंसेप्ट को आप और कंसोलिडेट करते हैं और बेहतर बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स डीपीपी रिलीज़ होने के बाद, जब आप डीपीपी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो आपके लिए डीपीपी का भी वीडियो सोल्यूशन रिलीज़ होता है और आप उस वीडियो सोल्यूशन के थ्रू और अच्छी क्लैरिटी, नई नई अप्रोचेस, एक नया पर्सपेक्टिव, नया पैराडाइम अपने अंदर डेवलप करते हैं हर क्वेश्चन को देखने का और सॉल्व करने का। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, ना सिर्फ ये, बल्कि हमें इंश्योर करेंगे कि हम आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। हम आपको हर तरीके की डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग दें, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चंस का एक्सपोजर ले पाएं और एग्जाम में कॉन्फिडेंटली हर तरीके के क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हमारा ये हमेशा से यकीन रहा है कि एग्जाम को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है उसमें पूछे गए पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस। यानी कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि इस एग्जाम की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पाएं और इस एग्जाम को अच्छे से समझ पाएं और अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपके डाउट्स तक अनरिजॉल्व नहीं जाएंगे। बड़ा आसान सा तरीका है, आप हमें डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, वहाँ क्लिक करिए और आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये नहीं सिर्फ स्टूडेंट्स, बल्कि आप अपनी चैप्टर्स की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर पाएंगे। आप अपने हर चैप्टर की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। आप चैप्टर वाइज टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस को, यानी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि किस चैप्टर पे आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उसे आपने कितने अच्छे से बिल्ड किया है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स हम आपके लिए आपके हर चीज़ को लेकर, कोई भी कोई इशू है, कोई परेशानी है, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन लाते रहेंगे। कुछ वीडियोस ऐसे भी रिलीज़ करते रहेंगे ऑफ कोर्स टाइम पर, कि आप हमेशा अपने नॉन अकेडमिक इश्यूज़ को भी सॉल्व कर अपने अकेडमिक्स पर पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन से कंटिन्यू कर पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हम ये भी इंश्योर करेंगे कि ऑफ कोर्स आपके वन शॉट रिविजन क्रिएट हों। वन शॉट रिविजन मतलब कुछ प्रिसाइज, कुछ कंसाइज, टू द पॉइंट, न्यूमेरिकल्स के साथ काफ़ी सारे आपके लिए वन शॉट चैप्टर का एक रिविजन तैयार होगा, ताकि आप एग्जाम के वक्त जो एंजाइटी हो रही होती है कि चैप्टर रिवाइज हुआ है या नहीं, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है नहीं, वो पूरे के पूरे चैप्टर्स इजीली पूरे रिविजन के साथ आप जाएं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यानी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट, ताकि आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाने से पहले कई बार इन मॉक्स के थ्रू इन एग्जाम्स को फेस कर चुके हों, ताकि आपको अपने सारी गलतियाँ सब कुछ नज़र आ जाएँ और अपनी परफॉर्मेंस को आप ऑप्टिमाइज़ करके एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी रैंक ला पाएँ। ये सारी चीज़ें आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आने वाला है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज के डीपीपी का डिस्कशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ध्यान से इसे देखिए, समझिए, जैसा हमारा प्रोटोकॉल है। आप पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करेंगे और फिर हम इसे साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट सी बात कही जा रही है, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा एपी में है, ठीक है सर। एंड साइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर इन जीपी। हम बहुत ही जल्दी ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि एपी और जीपी में होने का मतलब क्या होता है। ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, जब भी आपसे कोई कहे कि 3 टर्म्स एपी में है, तो एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बट अभी फिलहाल आपको जो बात याद रखनी चाहिए वो ये कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। आप हमेशा याद रखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ऐसा सीक्वेंस जहां पे हर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करके अचीव किया जाता है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। जैसे कि अगर मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं, तो अगर फर्स्ट टर्म है ए,
तो ए में अगर मैं एक टर्म ऐड कर देता हूँ लेट्स से डी, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। यही डी अगर इसमें ऐड करेंगे, जैसे एक और डी ऐड किया तो हो जाने वाला है ए प्लस 2d, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। और नेक्स्ट टर्म चाहिए तो और डी ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा ए प्लस 3d। तो ये जो एक स्पेशल कैटेगरी का सीक्वेंस है, जो एक स्पेशल कैटेगरी की सीरीज है, इसे हम कहते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज भी दो अलग अलग बातें हैं, इनके बारे में भी हम जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तभी बात करेंगे। अभी इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे लिए समझ लेना बहुत ज़रूरी है वो ये कि कभी भी मुझसे कोई कहे कि ए बी एंड सी 3 टर्म्स हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। अभी फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए, कभी भी आपसे कोई कहे कि 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो जो बहुत क्रूशियल जो आपको कंक्लूजन इस स्टेटमेंट से निकालना चाहिए वो ये कि ये जो मिडिल टर्म है ये अरिथमेटिक मीन होता है इन दोनों टर्म्स का। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है सर, ये एक नई टर्म आ रही है। अरिथमेटिक मीन इज लाइक एवरेज। तो आप प्लीज़ ध्यान सुनिए, जो ये बी है, जो आपकी मिडिल टर्म है, वो अरिथमेटिक मीन होता है, यानी ए और सी का एवरेज। और ए और सी का एवरेज क्या होगा स्टूडेंट्स, आप इसे लिखेंगे a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। सो दिस इज हाउ यू राइट दी अरिथमेटिक मीन। मतलब अगर मुझसे कोई कभी भी कहे कि ए बी सी तीनों ये जो टर्म्स हैं ये ए पी में है, तो आप कहेंगे जो मिडिल टर्म है वो ए और सी का अरिथमेटिक मीन है। आई होप ये बात याद रहेगी। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर कोई जीपी की बात करता है, अब सर जीपी क्या होता है, जीपी का मतलब होता है कि सर नेक्स्ट टर्म को अचीव करने के लिए आप प्रीवियस टर्म को किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते चले जाते हो। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप ऐड कर रहे थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप मल्टीप्लाई करोगे। मतलब अगर लेट्स से एक वैल्यू है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टर्म ऑलरेडी ए आर। अब ए आर को एक और वही सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं आर से, तो ए आर इंटू आर विल गिव यू ए आर स्क्वायर। फिर और मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर इंटू आर विल गिव यू ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये जो एक अलग तरीके की सीरीज या सीक्वेंस दिख रहा है, इसे आप कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ठीक है, बट अभी बात निकल के आ रही है कि अगर कोई कहे कि 3 टर्म्स जीपी में है, जैसे अगर कभी उनसे कोई कहे कि ये सर ए बी सी है ना, ये 3 टर्म्स है और ये एक जीपी में है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए। इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आप हमेशा बेहिचक कहेंगे कि ये जो मिडिल टर्म है ये ज्योमेट्रिक मीन है। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन आता है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन आता है। सर अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे अरिथमेटिक मीन एवरेज होता है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है जो मिडिल टर्म है यानी बी जो है वो इन दोनों एक्सट्रीम टर्म्स का ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है जितनी भी टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लीजिए। तो पहले आपके पास 2 टर्म्स हैं ए और सी, तो उनका प्रोडक्ट ले लीजिए, जितनी भी टर्म है उतना रूट, उतना 1 बाय उतना रूट, यानी कि अगर 2 टर्म्स है तो इसका सेकेंड रूट क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2। तो दिस इज हाउ यू राइट। अगर मुझसे कोई भी कभी भी कहे कि ए बी सी 3 टर्म्स हैं विच आर इन अ जीपी, आई विल बी कंक्लूडिंग दैट मिडिल टर्म बी इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्सट्रीम 2 टर्म्स ए एंड सी। आई होप ये दोनों बातें आपको डाइजेस्ट हो रही है और ये दोनों बातें आपको याद रहेंगी, क्योंकि इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिएगा। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, सुनिए बहुत ध्यान से। सर जब मुझसे कोई कहता है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा एपी में है, तो पहला रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा एपी में है। और जब 3 टर्म्स एपी में होती हैं तो बिल्कुल सर जो मिडिल टर्म होगी, मेरा पहला कंक्लूजन क्या होगा सर कि जो मिडिल टर्म है यानी क्या स्टूडेंट, साइन बीटा, वो एक्सट्रीम 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होगा, यानी साइन अल्फा प्लस साइन गामा डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू साइन बीटा। क्या ये लाइन आपको समझ आई। इसी तर्ज पर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जीपी में है। अगर कोई ऐसा आपसे कहता है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जीपी में है, तो जो मिडिल टर्म है यानी क्या स्टूडेंट सर, कॉस बीटा, जो मिडिल टर्म है आपके स्टूडेंट्स कौन सी, कॉस बीटा, ये ज्योमेट्रिक मीन होगा कॉस अल्फा एंड कॉस गामा का। तो कॉस अल्फा इंटू आप लिखेंगे कॉस गामा, है ना, और आप इनके प्रोडक्ट का 2 टर्म्स हैं तो क्या ले लेंगे, सेकंड रूट यानी अंडर रूट। आई होप ये दोनों इन्फॉर्मेशन समझ आई। तो जब कहता है कोई कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा एपी में है तो ये, और कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा जीपी में है, तो ये 2 कंक्लूजन्स डिराइव किए जा सकते हैं। अब अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट, जहाँ वो लिख रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस 4 कॉस अल्फा कॉस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन अल्फा साइन गामा की वैल्यू क्या होगी। सर निकाला जा सकता है, बट इतनी सारी बातों में इन सब बातों का क्या औचित्य, इन सब बातों का क्या मतलब, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे यूटिलाइज होगी। अगर मैं सोचना चाहूँ कुछ चीज़ें, तो एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष ये स्टूडेंट्स कि अगर मैं एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखूँ, सर मुझे ज़रूरत होगी कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर गामा की। अगर मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर गामा, सर यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर गामा नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया जा रहा है कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा। इसका क्या करेंगे, सोचते हैं सर इसका क्या कर सकते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स बहुत ध्यान सुनिएगा,
इसके अलावा मुझे यहाँ दिया जा रहा है 4 cos अल्फा 4 cos गामा, ठीक है सर, इसको भी सोच लेंगे कि 4 cos अल्फा इंटू 4 cos गामा का क्या कर सकते हैं। बेशक इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे ख्याल से cos अल्फा cos गामा का आप कुछ तो कर ही सकते हो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, तो cos अल्फा cos गामा का कुछ तो किया जा सकता है, बिल्कुल हम वो भी सोचेंगे। मैं बस अभी क्वेश्चन आपको ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो क्लू है, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो इन गिवन क्लू से कैसे वर्कआउट किया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे दे रहा है वो 1 माइनस साइन अल्फा साइन गामा। सर ये दे रहा है साइन अल्फा साइन गामा, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है सर कि साइन अल्फा और साइन गामा हमारे पास एडिशन की फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। तो चीज़ें कैसे सोचेंगे उसी पे काम करते हैं। मेरा एक हिंट है, मुझे कॉस अल्फा और कॉस गामा तो सम वाली फॉर्म में चाहिए जो कि प्रोडक्ट में बन रहे हैं क्योंकि जीपी में दिया हुआ है, और ये दोनों मुझे प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए जो सम वाली फॉर्म में बन रहा है। तो शायद कुछ गड़बड़ कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें। इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। जब कोई आपसे कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ये करने से पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में ध्यान से देखो और इस इक्वेशन में ध्यान से देखो। ऐसे समझो, क्या मैं 2 को इस तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ? कर सकते हैं। अगर आपने 2 को इस तरफ शिफ्ट किया है ना, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? सोच के देखो, आप इस 2 को यहाँ ले आएंगे है ना, और एक काम करो, साइन अल्फा साइन गामा तो दिख ही रहा है, साइन अल्फा साइन गामा को थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख देता हूँ। तो ऐसे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? हम इसे लिखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन गामा। मैं एक छोटा सा पार्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक काम करो, इस इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं और उसमें फिर हम देखेंगे कि क्या वर्कआउट होता है। बहुत ध्यान से सुना, इस इक्वेशन का स्क्वायर करने से क्या होगा। जैसे आप इस इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिखेगा सर? लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ है ना, तो ये दिखेगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर बीटा। क्या आप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो? और राइट हैंड साइड पे साइन अल्फा प्लस साइन गामा का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाने वाला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन गामा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब चूंकि अगर मैं इस इक्वेशन की हेल्प लेना चाहता हूँ तो यहाँ चीज़ें जो है वो साइन की फॉर्म में है, तो एक काम कर सकते हैं सर, आप चाहें तो इस पूरे में कॉस का यूज़ कर सकते हैं है ना। तो कॉस को कैसे यूज़ में लाएंगे, कॉस का एप्लीकेशन कैसे निकालेंगे, वो सोचने वाला हूँ मैं। बहुत ध्यान से, क्या मैं साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं सर। यहाँ पे साइन अल्फा साइन गामा बहुत सॉर्टेड से नहीं दिख रहे हैं, वो सुलझे हुए नहीं दिख रहे हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे। पर अगर अभी मैं थोड़ा पार्ट बस इतना सोचना चाहूँ, क्या मैं साइन स्क्वायर बीटा का कुछ कर सकता हूँ? आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स, आप छोटा सा काम करिए, यहाँ से एक सिंपल सा ऑपरेशन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि मैं इस तरफ कुछ पहुँचना चाह रहा हूँ, मैं इस तरफ कुछ पहुँचना चाह रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स है ना। तो अगर मैं इस तरफ कुछ पहुँचना चाह रहा हूँ इस इक्वेशन की हेल्प से, साइन स्क्वायर बीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर सर? ये हो जाने वाला है कितना? 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर बीटा। ये कैसे निकाला? आई होप ये बात आपको समझ आ रही है कैसे निकाला स्टूडेंट्स। साइन स्क्वायर बीटा को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो शायद इस तरफ हम कुछ आ रहे हैं, देखेंगे स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर गामा को आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। आई होप आप लिख सकते हो है ना। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर गामा को आप क्या लिख सकते हो? आप उसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ तक कोई डाउट आई होप नहीं होगा। और 2 साइन अल्फा साइन गामा को ऐसे ही रखते हैं क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में साइन अल्फा साइन गामा है ना, तो इस प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा को ऐसा ही रखते हैं। तो प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा विल कीप एज इट इज। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है सर, क्या अचीव कर पा रहे हो? मेरे ख्याल से अगर मैं चीज़ें सोचना चाहूँ, चीज़ें समझना चाहूँ, तो जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि सर एक छोटा सा काम ये करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर गामा, और ये दोनों 1 को इधर लेकर आते हैं। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे 4 तो है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा क्या? आई थिंक बच रहा है 2। क्या ये बात आपको समझ आई? बहुत क्लियर सा ऑपरेशन स्टूडेंट्स। और अगर चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश की तो कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर लाए तो ये जा रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर गामा को इधर लाए तो ये जा रहा है कॉस स्क्वायर गामा, और यहाँ पे क्या बच रहा है? माइनस 4 कॉस स्क्वायर बीटा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और अगर आप राइट हैंड साइड पर ध्यान से देखते हैं तो इस तरफ क्या दिख जाता है? इस तरफ सिर्फ बचता है 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन गामा। आई होप ये पॉइंट आपको इजीली समझ आ रहा है। इन सब चीज़ों से आप किस तरफ जा रहे हो ये समझो स्टूडेंट्स। इन सब चीज़ों से अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ, सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस 4 कॉस अल्फा 4 कोस अल्फा कॉस गामा चाहिए था है ना। अगर यहाँ पर देखूँ तो कॉस स्क्वायर बीटा मुझे मिल रहा है। क्या मैं कॉस स्क्वायर बीटा को कुछ लिख सकता हूँ? बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर कॉस स्क्वायर बीटा आपके पास है तो क्या आप सोच सकते हो सर कॉस स्क्वायर बीटा का क्या कर सकते हैं? अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूँ इस इक्वेशन में, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो क्या मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि सर कॉस स्क्वायर बीटा कुछ नहीं होगा, कॉस स्क्वायर बीटा होगा कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा। आई होप अगर आपने इसको स्क्वायर किया तो ऐसे ही दिखेगा, यानी कॉस स्क्वायर बीटा को कॉस अल्फा कॉस गामा से रिप्लेस किया जा सकता है। तो कॉस स्क्वायर बीटा को कॉस अल्फा कॉस गामा से अगर रिप्लेस किया तो बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये क्या बन जा रहा है? कॉस स्क्वायर बीटा जिसे मैं कॉस अल्फा कॉस गामा से रिप्लेस करता हूँ तो ये हो जाता है 4
कॉस अल्फा कॉस गामा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब अगर आप चीज़ें सोचना चाहें तो मेरे ख्याल से सर चीज़ें सॉर्टेड है, मुझे काफ़ी कुछ बहुत सॉर्टेड सा सुलझा हुआ सा दिख रहा है अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो। एक सिंपल सा ऑपरेशन और शायद क्वेश्चन खत्म। आप ऐसे सोचिए स्टूडेंट्स, क्या इस 2 को उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? क्या इस 2 को उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने इस 2 को उस तरफ शिफ्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिखेगा, मतलब इस 2 को मान लो मैं लाया ही नहीं होता, मतलब रादर इस 4 को उधर ले गए होते, एक ही बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिखेगा सर, ये दिखेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस ये कितना है स्टूडेंट्स 4 कॉस अल्फा कॉस गामा। ये लाइन आपको समझ आ रही है। और इक्वल अगर आप देखें तो इस 2 को उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, सुनिएगा ध्यान से सर, ये हो जा रहा है 2 साइन अल्फा साइन गामा -2। आई थिंक क्वेश्चन खत्म होने को है अगर आप ध्यान से चीज़ें सोच पाएँ। क्या मैं यहाँ से -2 कॉमन ले सकता हूँ? जैसे यहाँ से आप -2 कॉमन लेंगे, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपने -2 कॉमन लिया, मैं सीधे सीधे -2 कॉमन ले रहा हूँ, है ना। तो सर जैसे ही आप -2 कॉमन लेते हो तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, और इसमें आपने क्या कॉमन लिया है -2, तो मैं -2 को यहाँ लिख दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं किस तरफ लेकर जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से कि उसको ऐसे लिखें या वैसे लिखें। अब अगर इस वाले फैक्टर को इधर डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं तो क्या बचेगा वो सुनिए ध्यान से। सर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस कितना स्टूडेंट्स 4 कॉस अल्फा 4 कॉस गामा 4 कॉस अल्फा कॉस गामा डिवाइडेड बाय, बहुत ध्यान से सुनिए इस फैक्टर को जब आप इधर लाते हैं 1 माइनस साइन अल्फा साइन गामा को, है ना। तो फैक्टर कौन सा है 1 माइनस साइन अल्फा साइन गामा, तो ये किसके इक्वल बच जाता है सर, ये -2 के इक्वल बच जाता है। क्या ये पॉइंट सीधा सीधा आपको समझ आया? और अगर इसे मैं ध्यान से देखना चाहूँ तो यही एक्सप्रेशन की हम तलाश में थे जो कि -2 के इक्वल आ रहा है, और आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन जो सीधा सीधा स्टैंडर्ड से आपके ऑपरेशंस पर बेस्ड है, जिसमें हाँ एक थोड़ा सा नॉलेज यूज़ हो रहा है वो एपी और जीपी वाला, जिसको लेकर मेरे ख्याल से आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे ज़रा अच्छे से देखिए, कमेंट में लिखकर बताइए कि कैसे आप फिगर आउट करेंगे और क्या आंसर आपका आता है। सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा स्टूडेंट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ साइन पी प्लस कॉस पी दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, है ना, और x प्लस वाई पूछा जा रहा है, और x और y क्या है, ये आपका x और ये y है, ठीक है सर। कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, x प्लस वाई निकालना है, राइट, x प्लस वाई सोचना है, ठीक है सर। x प्लस वाई निकालते हैं। x प्लस वाई अगर निकालना चाहा तो x क्या दिया है, साइन क्यूब पी अपॉन कॉस स्क्वायर पी, ठीक है सर। ये दिया हुआ है साइन क्यूब पी अपॉन कॉस स्क्वायर पी, और यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट्स, y दिया है cos क्यूब पी अपॉन साइन स्क्वायर पी, है ना। तो y दिया जा रहा है cos क्यूब, आई एम रियली सॉरी, y जो आपको दिया जा रहा है cos क्यूब p अपॉन कितना, साइन स्क्वायर पी, ठीक है सर। ये कुछ चीज़ें हमें निकाल को दी जा रही हैं, और पूछा जा रहा है कि साइन p प्लस cos p ये जो दिया हुआ है ये 1/2 के इक्वल है, ठीक है। x प्लस वाई मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है कि साइन p प्लस कॉस पी, तो अक्सर हमें साइन p और कॉस पी जहाँ भी मिले वो एडिशन फॉर्म 1/2 दी गई है, तो इसी से चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान सुनिए स्टूडेंट। अच्छा, इससे एक और रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं क्या, सोच के देखो, अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी, है ना, प्लस 2 साइन पी कॉस पी इज इक्वल टू क्या, 1/2 का स्क्वायर 1/4, है ना। आई होप आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी हो जाने वाला है 1। अगर ये हो जाने वाला है 1 तो 1 को हम उस तरफ लेके गए तो 1/4 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कहना ही सही कि सर वो हो जाता है -3/4, और अगर इस 2 को भी उस तरफ लेके गए तो ये हो जाने वाला है -3/8। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट स्टूडेंट्स कि ना सिर्फ हमें सम फॉर्म पता है बट हमें प्रोडक्ट भी पता है, साइन पी डॉट कॉस पी -3/8 होगा। तो ये दोनों बातें हम याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। जब भी साइन पी और कॉस पी का सम होगा तो वो ये, और जब भी प्रोडक्ट होगा तो ये। तो शायद ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं हमारे इस क्वेश्चन में। कैसे सोचेंगे इस पर बात करते हैं। आई होप सबसे पहला स्टेप जो नजर आता है वो यही सर कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही इज अ गुड आइडिया। तो साइन क्यूब पी इंटू साइन स्क्वायर पी, मैं कहता हूँ कि क्या थोड़ी देर के लिए साइन क्यूब पी को एज इट इज रखते हो, साइन स्क्वायर पी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, साइन क्यूब पी एज इट इज, लेकिन साइन स्क्वायर पी को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी लिख सकता हूँ। बहुत ध्यान से सेंटेंस को आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट आपके नज़र में आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये तो ऑलरेडी कॉस क्यूब पी है, ये कॉस क्यूब पी है, लेकिन ये जो आ रहा है कॉस स्क्वायर पी, क्या मैं इसे 1
माइनस साइन स्क्वायर पी लिख सकता हूँ। बेशक सर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। और इसी बेसिस पे अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर पी। बहुत ध्यान सुनिएगा, साइन स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर पी, खत्म हो गया ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर। साइन पी कॉस पी है -3/8, तो अगर डिनोमिनेटर में दिख रहा है साइन स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर पी, यानी हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे -3/8 का स्क्वायर। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को बाद में सॉल्व करेंगे, हम न्यूमरेटर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। आखिरी में -3/8 का अगर आप स्क्वायर पूछ भी रहे तो कितना हो रहा है, 9/64। तो 9/64 को हम वर्कआउट करके लिख देंगे। तो हमारे पास ये दिख रहा है 9/64, और अगर आप ध्यान से देखें तो सोच के देखो 9/64 उल्टा हुआ तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 64/9। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको 64/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप ये वाला स्टेप में कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक चीज़ें क्लियरली आपको समझ आ रही हैं। ये 64/9 हमारे पास है, या आई होप ये वाला पार्ट क्लियर। अब अंदर वाले पार्ट को थोड़ा सोचना है, ठीक है सर, ट्राई करते हैं। अगर अंदर वाले पार्ट को सोचना चाहा तो 64/9 तो चल ही रहा है। आई होप ये समझ आ रहा है, 9/64 को 64/9 रेसिप्रोकल किया, मतलब न्यूमरेटर में लेके गए, है ना, तो समथिंग अपॉन 1 अपॉन समथिंग, तो वो उल्टा होकर आ जाने वाला है, तो 64/9, क्योंकि डिनोमिनेटर में 9/64 था। अब इसे अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है साइन क्यूब पी, है ना, माइनस साइन क्यूब पी इंटू कॉस स्क्वायर पी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे एक इंटेंट है। कॉस क्यूब की को पी को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है कॉस क्यूब पी माइनस कितना, कॉस क्यूब पी इंटू साइन स्क्वायर पी। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और अगर इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखें तो कुछ तो मज़ेदार सा है। क्या मज़ेदार सा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या आप साइन क्यूब पी और कॉस क्यूब पी का कुछ कर सकते हैं। ट्राई करिए स्टूडेंट्स, हो सकता है। देखो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट सी बात आपको याद दिलाता हूँ। सोचो, क्या हमने a + b का होल क्यूब पढ़ा है? आई थिंक पढ़ रखा है। a + b का होल क्यूब क्या होता है सर? सर ये होता है a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a + b। बस इसी फॉर्मूले को ट्राई करते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो क्या मैं a³ + b³ को कुछ सोच सकता हूँ? एक फॉर्मूला, हाँ सर, ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर आप a³ + b³ को लिखना चाहें तो एक स्टैंडर्ड वर्जन तो हमने सीखा है स्टूडेंट्स, बट ये एक और वर्जन है। a³ + b³ को आप क्या लिख सकते हो सर? आप उसे लिख सकते हो a + b का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a + b। और इसको लिखने के पीछे का रीज़न आप बहुत जल्दी रियलाइज़ करेंगे अगर ऐसा लिख पा रहा हूँ। आई होप इससे आपको कुछ हिंट मिल रही है। अगर आपको a³ + b³ दिख रहा है तो आप उसे क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनिए सर। पहले तो हमारे पास जो नज़र आएगा वो ये तो हो गई होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका 64/9 तो है ही। आई होप 64/9 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, है ना। अब जो दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट साइन क्यूब पी और कॉस क्यूब पी, इसको आप क्या लिखोगे? सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? सुनिए, a³ + b³, जिसे हमने क्या सोचा है स्टूडेंट्स, हम इसे लिख सकते हैं a + b, यानी क्या? a + b यानी क्या स्टूडेंट्स? a + b यानी साइन p + कॉस p। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि इन क्यूब्स में हमारे पास चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर क्यूब वाले पार्ट को मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो मेरे पास चीज़ें सम और प्रोडक्ट और सम में दिखेंगी, और सम और प्रोडक्ट में जानता हूँ साइन p और कॉस p का। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? तो कैसा करेंगे स्टूडेंट? साइन p + कॉस p का क्यूब, है ना। तो ये क्या आ जाने वाला है? अगर मैं पहली स्टेप की बात करूँ, साइन क्यूब p + कॉस क्यूब p, है ना, इसको अगर लिखना चाहा तो ये आ जाने वाला है क्या सर? सबसे पहली टर्म जो आएगी वो होगी साइन p + कॉस p का क्या क्यूब, है ना, माइनस 3ab यानी 3 इंटू कितना, साइन p डॉट कॉस p। आई होप आप ये इंटेंट समझ पा रहे हो कैसा क्यों कर रहे हैं। इंटू a + b यानी क्या, साइन p + कॉस p। ये दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, बट आई होप यू आर रियलाइजिंग ये बहुत आसान सी पार्ट है, क्योंकि ये हम जानते हैं, हम ये जानते हैं और हम ये जानते हैं। तो आई थिंक वैल्यूज रिप्लेस करना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, दो चीज़ें और बच जा रही हैं सर। क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो साइन क्यूब p कॉस स्क्वायर p, कॉस क्यूब p साइन स्क्वायर p। तो क्या मैं यहाँ से साइन p कॉस p का स्क्वायर और यहाँ से भी साइन p और कॉस p का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? सोच के देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी गौर फरमाइए। जैसे ही आपने साइन p और कॉस p का स्क्वायर कॉमन लिया, यानी आपने क्या किया, आपने साइन स्क्वायर p और कॉस स्क्वायर p कॉमन लिया, तो उससे जो अंदर टर्म बच जा रही है वो क्या बच रही है स्टूडेंट्स? अंदर जो टर्म बच जा रही है वो बच रही है साइन p + कॉस p। आई होप आपको नजर आ रहा है। तो अंदर जो टर्म बच जा रही है वो क्या है? साइन p + कॉस p। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? साइन p + कॉस p। आई होप अब तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है, अब तो क्वेश्चन आप इजीली सोच सकते हो, क्योंकि ये क्या है? साइन p और कॉस p का होल स्क्वायर। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, अगर आप सोच पाए तो। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को यहाँ से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप बस इससे जैसे ही आप देखेंगे, ऑफकोर्स यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सीधा सीधा
साइन स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर पी कॉमन ले रहे हो नेगेटिव के साथ, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा। आई होप ये अब जब वैल्यू आप देखोगे तो देखो सम है या प्रोडक्ट है, सम है या प्रोडक्ट है, तो आई थिंक अब वैल्यूज रिप्लेस करने के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है और उसी से हमारा आंसर आएगा। तो जहाँ भी सम दिखेगा वहाँ 1/2 और जहाँ भी प्रोडक्ट दिखेगा वहाँ -3/8 एंड आई थिंक दैट शुड बी योर आंसर। तो अगर आप चीज़ें सोचनी चाहिए तो कैसे सोचेंगे सर? बहुत ध्यान सुनिए सर। बाहर तो 64/9 दिख ही रहा है तो उसको तो हम चलने देते हैं, है ना। तो बाहर जो 64/9 दिख रहा है स्टूडेंट्स उसे एज इट इज़ रखते हैं। और अब अगर अंदर वाले पार्ट को ध्यान से देखना चाहा तो सम यानी 1/2 का क्यूब यानी इट विल गिव यू कितना 1/8। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आए। माइनस ये दिख रहा है 3, तो इस 3 को ऐसा कैसा रखते हैं? प्रोडक्ट साइन पी कॉस पी यानी -3/8, तो यहाँ पे क्या जाने वाला है +3/8। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको जस्टिफाइड लग रहा है। इसी के साथ साथ ये दिख रहा है साइन पी प्लस कॉस पी यानी कितना 1/2, तो यहाँ पे एक और क्या जाने वाला है 1/2। आई होप ये लाइन आपको समझ आई, कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर पी यानी साइन पी कॉस पी प्रोडक्ट था जो कि था -3/8, है ना। तो अगर उसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाने वाला है 9/64, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो वो जाने वाला है कितना 3/8 यानी कितना 9/64। बट ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। और साइन पी प्लस कॉस पी ये तो अगेन कितना है स्टूडेंट्स, ये तो क्लियरली 1/2 ही है। तो इस तरीके से चीज़ें हमारे सामने होगी। एक छोटा सा काम जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या हम 64/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें? देखिए उससे क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। जैसे ही आप 64/9 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आई थिंक यहाँ पे तो मैं सीधे सीधे इसको ऐसे लिख देता हूँ 64/9। यहाँ पे जब आपने करना चाहता हो आई थिंक मैं यहाँ पे 64 लिख देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपको। और यहाँ पे भी 64/9 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो कहना है इसे 9/64 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो चीज़ें कुछ मुझे अब ऐसी नज़र आई है। 1/2 को मैं थोड़ा इसके पास लिख देता हूँ जिससे आपको सीधे समझ आए चीज़ें। तो आई थिंक ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं। इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ें तो 8 का ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स 8 टाइम्स, है ना। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 3 × 3 9, तो ये 9 से 9 कैंसिल। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या आप सोच पा रहे हो स्टूडेंट्स 8 × 2 16 और 16 का 64 कितना टाइम, 16 का 64 4 टाइम्स। आई थिंक इस तरीके से चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही हैं। तो अगर अब मैं लिखना चाहूँ तो जो मुझे नज़र आएगा वो क्या, अगर इस तरफ आप देखें तो ये सीधा सीधा सा मुझे 8/9 दिख रहा है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में दिख रहा है 8/9, है ना। फिर क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, अगर प्लस करके आप देखें तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 4 दिखाई दे रहा है। आई थिंक बिल्कुल सही, यहाँ पे 4 दिख रहा है और ये मुझे -1/2 दिख रहा है ना। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर थोड़ा और सोचना चाहें तो आई थिंक अब हम सीधे सीधे एलसीएम लेकर सॉल्व ही कर लेते हैं। तो कितना हो जा रहा है 9 × 2 कितना स्टूडेंट्स 18, है ना। आई होप आपको भी ये दिख रहा है 9 × 2 18। अब अगर आप देखना चाहें तो 9 का डबल 8 का डबल कितना 16, है ना, मेरे ख्याल से सही है। 4 में तो कुछ है नहीं, तो 18 का 4 टाइम्स क्लियरली कितना होता है 36 का डबल 72। ठीक है सर, ये 72 कर लेंगे। और ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप इसे देखें तो 2 का 9 टाइम्स, तो ये हो जाने वाला है -9। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्लियरली सीधे सीधे चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर अब आप ध्यान से सोचें स्टूडेंट्स तो मेरा जो कहना है वो ये कि 72 + 16 कितना होता है, ऐसे सोच लो। तो 72 में 6 ऐड किया तो 78, 78 में 10 ऐड किया तो 88, और 88 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जा रहा है 79 आई बिलीव। 88 - 9, है ना, बिल्कुल सही 79, क्योंकि 79 + 8, 79 + 9 कितना होता है 88। यस, तो ये जाने वाला है 79, तो ये होगा 79/18। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। और अगर हम ऑप्शंस वेरीफाई करें तो 79/18 मुझे दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आई और इस क्वेश्चन तक अभी तक कोई भी डाउट नहीं है। इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए। ट्रिकी पार्ट बस ये था कि यहाँ पर हमें साइन पी प्लस कॉस पी दिया गया था, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जो सोचा जा सकता है अगर आपको आइडेंटिटीज़, प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूले पता हैं तो। इसी बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को वर्कआउट किया, बहुत स्टैंडर्ड सी प्रोसेस अप्लाई की। कुछ ऑफकोर्स थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, जो कि हर क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड होगा एक IIT JEE एस्पिरेंट से। अगर ये क्वेश्चन समझ आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए, ट्राई करिए और फिर हम इसे डिटेल में साथ में डिस्कस करेंगे। क्या आपने एक क्वेश्चन ट्राई किया, एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स? आई होप आपने कमेंट्स में आंसर जरूर लिखा है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे वर्कआउट करें। जरा ध्यान से देखिए, वो लिख रहा है दिस इक्वेशन। सो एक इक्वेशन हमें दी जा रही है और इस इक्वेशन के बारे में बोला जा रहा है। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन में बोल रहा है वो कि इस इक्वेशन में x जो है वो एक वेरिएबल है। ठीक है सर, अच्छी बात है। और x अगर वेरिएबल है तो क्या आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो, x² x, यानी ये क्लियरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, है ना। और इसी के साथ साथ वो ये कह रहा है इट हैज रियल रूट्स। इट हैज कैसे रूट्स स्टूडेंट्स, इट हैज रियल रूट्स। तो सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कैसे रूट्स हैं, इसके रियल रूट्स हैं। तो वो पूछ रहा है कि जो p है, ये जो p है, ये जो एंगल है p, ये किस इंटरवल में लाई करता है।
जाता है, मतलब पी के किस इंटरवल में लाई करने पर इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। आई थिंक क्वेश्चन आसान है। अगर मैं एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको याद दिलाऊं, अगर मैं एक श्रीधर आचार्य मेथड का बेसिक सा एप्लीकेशन आपको याद दिलाऊं, और अगर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या इसके रूट्स रियल है, क्या इसके रूट्स रियल हैं, है ना, डिस्टिंक्ट के बारे में बात नहीं की, बस उसने ये कहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो अगर कोई भी आपसे कभी भी कहे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, ऑल्दो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल बस इतनी सी बात कि सर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, याद है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कुछ ऐसा होना दिखना चाहिए, एंड आई थिंक इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन वर्कआउट कर सकते हो। बी स्क्वायर यानी क्या स्टूडेंट्स, एक्स का कोफिशिएंट, ए और सी कौन होते हैं, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से आप इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हो जब जब आपके क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे भी ऐसा कुछ सोचा जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, बड़ी सिंपल सी बात, बी स्क्वायर यानी क्या, b मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है cos p, तो cos p का स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सर वो होगा cos p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि है cos p माइनस 1, ठीक है सर, दैट्स a यानी cos p माइनस 1, तो ये हो जाने वाला है cos p माइनस 1, एंड c, व्हाट इज c, या c को अगर आप ध्यान से देखें तो c क्लियरली sin p है, तो इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सर ये हो जाने वाला है sin p। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है जो ट्रू होना चाहिए अगर इसके रूट्स रियल हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। और अब क्या सोचेंगे स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से सबसे सिंपल सा थॉट, सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर सिंप्लीफाई किया तो ये तो cos p का स्क्वायर जो है, इसे मैं क्लियरली हमारी एक और कन्वेंशन में cos स्क्वायर p लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो sin p को अंदर मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स, तो sin p को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 4 sin p cos p, और अगर आप यहाँ देखें तो ये क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है माइनस 4 sin p। अभी सजेशन ये है स्टूडेंट्स, या तो पूरी इक्वेशन को आप एक कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर पूरी की पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, और शायद उससे चीज़ें आसानी से दिखाई दे। व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए, सोच के देखो स्टूडेंट्स, क्या पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर लें या पूरी इक्वेशन को कॉस में कन्वर्ट कर लें। आई थिंक अगर मैं पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो भी चीज़ें आसानी से दिखाई देंगी। बस इतना सा पार्ट है। अब आप एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखिए, आपको पूरी हिंट दे दी गई है। अब बस इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट करके हमें आंसर फिगर आउट करना है। जल्दी से एक बार इस वाले पार्ट को ट्राई करिए और मुझे अब बताइए कि इससे देखकर आप साइन या कॉस किसी में भी एक एक्सप्रेशन लाकर क्या आंसर लेकर आते हैं। इसे जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स, यहां से मैं चाहता हूं आप एक बार ट्राई करें। बस एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ये स्टूडेंट्स कि अगर इसे इस तरीके से सोचा जाए कि कॉस और साइन में कन्वर्ट करके पूरी इक्वेशन या तो कॉस में या पूरी इक्वेशन साइन में लेकर सॉल्व किया जाए, तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वाले पार्ट में आ सकती है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। या फिर इसके बजाय क्या मैं इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आप चाहें तो इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। उससे क्या होगा देखते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, सर अगर इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो क्या होगा देखते हैं। क्या मुझे कहीं से, देखो ध्यान से बहुत स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर पी, ठीक है सर, अच्छी बात है। आई थिंक बाकी चीजें तो हमारे पास सॉर्टेड सी हैं। 4 sin p cos p भी लिखा हुआ है, ठीक है सर। अब और क्या लाया जा सकता है और क्या लिखा जा सकता है, तो एक सिंपल सा सजेशन है आपको स्टूडेंट्स, क्या मैं कहीं ना कहीं से, देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर ये 4 sin p है ना, ये भी 4 sin p है, यहाँ पे cos p एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, बट उससे कुछ बात होने वाली है नहीं, मतलब वहां पे। पर अगर इस cos स्क्वायर p को मैं देखूं ध्यान से, तो अगर मेरे पास एक और sin स्क्वायर p होता तो ये 4 sin p cos p और cos स्क्वायर p को यूज करके मैं शायद कुछ बना पाता। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, अगर आप इसे ऐसे सोचते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मान लो मैं इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इस एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, बट ये काफी इंटरेस्टिंग होता है और ये आपको सीखना होगा, क्योंकि अगर आपको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है तो कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव डेवलप करने होंगे। कैसे स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए। एक cos स्क्वायर p दिख रहा है, यहाँ पे भी cos p दिख रहा है, मतलब मैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जैसा कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। अगर ऐसा बनाना चाहा तो आई थिंक यहाँ पर cos स्क्वायर p है, ठीक है सर, इस cos स्क्वायर p को ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पर अगर इसे ध्यान से देखें, अगर इस पार्ट को ध्यान से देखें तो ये दिख रहा है सर क्या, -4, बहुत ध्यान सुनिए, साइन p, 4 को क्या मैं थोड़ी देर के लिए 2 इंटू, बहुत ध्यान सुनिए, cos स्क्वायर p यानी ये a स्क्वायर है, तो क्या मैं a ढूंढ सकता हूँ, हाँ सर 2 के साथ, ये एक तो दिख ही रहा है क्या, cos p, है ना।
लेकिन सर एक यहाँ पे 2 भी दिख रहा है ना, एक 2 भी दिख रहा है, तो उस 2 से भी डील कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 के साथ मैं क्या अभी इस 2 को ऐसा लिख लेता हूँ 2 cos p। आई होप दैट डजंट बॉदर यू ऑल, यहाँ तक चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं। इसे अगर ऐसा लिखा तो क्या एक छोटी सी चीज़ में से साइन पी भी दिख रही है? बिल्कुल सर, ये साइन पी को भी आपको लिखना है। मैं चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें दिख पाए, है ना। तो a² - 2, ये कुछ 2 हमें प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है सर, एडजस्ट करते हैं। एक काम करते हैं, अगर यहाँ पर 2ab की तरह आप ट्रीट करना चाह रहे हो तो बेशक ये 2 है तो यहाँ पे √2 दिखना चाहिए था। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। इसी के साथ साथ मुझे ये भी दिखना चाहिए था कि अगर ये साइन पी है, अगर ये साइन पी है तो यहां पर मुझे एक sin² p भी चाहिए होगा। क्या आप बात समझ पाए? और अगर आपको sin² p चाहिए होगा तो क्या आपको sin² p सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए? बिल्कुल सर, आपको sin² p सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर sin² p सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की sin² p का क्या करेंगे, बट अभी फिलहाल तो sin² p को सब्ट्रैक्ट करके रख लेते हैं। एंड ऑफकोर्स एक और टर्म है -4 sin p, है ना। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही है और यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। अगर अभी भी एक प्रॉब्लम थोड़ी सी ध्यान से देखी जाए तो सर एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ रही है। क्या है सर वो प्रॉब्लम? अगर आप ध्यान से देखें तो सर यहाँ एक 2 है, यहाँ एक 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है। तो एक छोटा सा काम ये करने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, तो क्या मैं यहाँ पर इसे साइन पी को, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, साइन पी को ऐसा लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, √2 टाइम्स साइन पी का होल स्क्वायर। देखो रियलिटी में क्या है, ये रियलिटी में है √2 साइन पी का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन इससे ये क्या बन जा रहा है, इससे जो अंदर वाला पार्ट है वो √2 है ना। तो इसके बजाय मैं इसे ऐसा ही लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि √2 से बात बनने वाली है नहीं। तो क्या मैं इसे साइन पी का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। आई होप आपको बात समझ आ रही है। मतलब बेसिकली √2 में बात बनने वाली है नहीं, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, कैसा, 2 साइन पी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आपने 2 साइन पी का होल स्क्वायर यानी 4 साइन पी का होल स्क्वायर ऐड किया है तो 4 साइन पी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, सर यहाँ पर आप ले लीजिए 4। आई होप आपको बातें अभी तक समझ आ रही हैं, हमने कुछ ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं किए। लेकिन अब अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज़, सर cos² p एज इट इज cos² p यहाँ पर है, -4 साइन पी cos p, ये भी सर -4 साइन पी cos p यहाँ पर है, -4 साइन पी भी यहाँ पर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक छोटी सी चीज आपने इसमें की, क्या की स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा हेर फेर चेंज ये लेकर आए, 4 sin² p ऐड किया तो 4 sin² p सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। आई होप इन सारी बातों में कोई डाउट या कंफ्यूजन अभी तक नहीं है। इन सारी बातों से फायदा क्या हो रहा है, सुनिए, a² + b² - 2। आई होप ये अगर 2 मैं यहाँ लिख दूँ तो आपको कोई ताज्जुब नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इससे आपको ये जरूर दिखाई देगा कि वो 2ab आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 cos p × 2 sin p, तो 2ab। आई होप आपको अब सीधा सीधा एक्सप्रेशन दिख रहा है। इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट को अगर आप देखते हैं, अगर आप इस पार्ट को देखते हैं तो क्या दिख रहा है सर, सर ये दिख रहा है cos² p - 2 sin² p। आई होप आपको नजर आ रहा है क्लियरली। मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, cos² p - 2 sin² p क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अगर आप चाहते तो इसको एक और तरीके से सोच सकते थे, खैर उससे बात वहीं घूम के जाती, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे ही लिखते स्टूडेंट्स, cos² p - 2 sin² p, है ना। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन नजर आ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये एक्सप्रेशन को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं, a² + b² - 2ab, है ना। तो इसी को हम लिखेंगे cos² p, है ना, मतलब cos p - 2 sin p, ये आपका क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अगर अब मैं कुछ और चीज़ों का आपको जायजा लेने को कहूँ तो यहाँ क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्या और फरमाइए, 4 sin² p - 4 sin p। क्या sin p यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं? कॉमन लीजिए। या रादर पूरा 4 sin p कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले लीजिए। अगर आपने 4 sin p कॉमन लिया, अगर आपने 4 sin p कॉमन लिया तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 4 sin p कॉमन लेने के साथ साथ -4 sin p कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आपने -4 sin p कॉमन लिया, जैसे ही हमने -4 टाइम्स sin p कॉमन लिया, तो एक बड़ा मज़ेदार सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखोगे, यहाँ पे बचेगा sin p और यहाँ पे बचेगा -1। क्या आपको दिख रहा है? तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा sin p -1, और ये मुझे चाहिए > 0। अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस आपसे चाह रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक बात सोच के बताओ स्टूडेंट्स, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कहना इसे ये जो एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, कहना इसे सर ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा। क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है? cos p - 2 sin p का होल स्क्वायर
होल स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो कहना है इसे ये एक नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा, मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम जीरो होगी या फिर हमेशा जीरो से बड़ी कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। ये बात आई होप आपको डाइजेस्ट हो रही है। इसी के साथ साथ अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक छोटा सा काम करते हैं स्टूडेंट्स, इस माइनस साइन को कॉमन नहीं लेते हैं। अगर आप इस माइनस साइन को कॉमन नहीं लेते हो तो देखो क्या होगा, बहुत ध्यान सुना। यहाँ पर मान लो हमने पॉजिटिव साइन लिया होता तो अंदर क्या होता, वन माइनस साइन पी, अंदर होता वन माइनस साइन पी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, सुनिएगा, इसके पीछे भी रीजन है। अगर अंदर है आपका वन माइनस साइन पी तो इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, वन माइनस साइन पी। एक और इंपॉर्टेंट और जरूरी बात, हम जानते हैं सर कि साइन पी हमेशा वन से छोटा और माइनस वन से बड़ा होता है। सो इफ इट लाइज बिटवीन वन एंड माइनस वन, तो वन से छोटी वैल्यूज को वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। क्या आप बात समझ पा रहे हो? मैक्सिमम साइन पी वन हो सकता है, उस केस में वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब बात बड़ी साधारण और सिंपल सी है। ये एक्सप्रेशन जो इतने हिस्से की बात कर रहा हूं ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और ये एक्सप्रेशन जो है ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मतलब इतना पार्ट और इतना पार्ट हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहने वाला है। ये बहुत जरूरी बात है जो आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि बस इतना समझने के बाद अगर आपने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन खत्म होने को है। बस आपको अब इस पार्ट पे फोकस करने की कोशिश करनी है। जरा इस वाले हिस्से को ध्यान से देखिए, दो इंपॉर्टेंट से क्लूज दिए गए स्टूडेंट्स। ये एक हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रहने वाला है और ये भी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं कहूंगा बट नॉन नेगेटिव वैल्यू लेने वाला है। तो ये भी हमेशा नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, और नॉन नेगेटिव का मतलब स्टूडेंट्स या तो जीरो या जीरो से बड़ा, ये भी या तो जीरो या जीरो से बड़ा। तो बस अब कुछ सोचना है और आंसर आने वाला है। जरा दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स की कैसे हम आंसर लेकर आएंगे। गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स बाय योरसेल्फ। यहाँ से क्वेश्चन खत्म होने को है, फिर हम साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, जो आपको मैं हिंट देकर समझाना चाह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात। सर ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू, ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू, इसको अब अगर नेगेटिव बनाने से रोकना है तो बस इंश्योर करना है कि साइन पी कुछ गड़बड़ ना करे। एक पर्सपेक्टिव है इसका, एक और ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताऊंगा। पर अगर ऑप्शंस की हेल्प से मैं देखना चाहूँ तो देखो ऑप्शन कितने सॉर्टेड हैं। सर एक ऑप्शन है 0 से 2 पाई। आई होप आप साइन एक्स का ग्राफ समझते हो। अगर मैं आपको साइन एक्स के ग्राफ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँ तो हमारा साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ चल रहा होता है, और अगर मैंने साइन एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच ली, मतलब पी की वैल्यू जो एंगल की वैल्यू है 0 से 2 पाई की बीच ली, तो साइन पी जो है वो कुछ जोन में नेगेटिव हो सकता है, तो शायद वहां चांसेस है नेगेटिव होने के। सिमिलरली माइनस पाई से अगर आप जीरो देखोगे तो माइनस पाई से जीरो के बीच में साइन पी नेगेटिव ही होता है, तो चांसेस हैं उस एक्सप्रेशन के नेगेटिव होने के। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में भी माइनस पाई बाय 2 से जीरो तक ही नेगेटिव होता है, तो चांसेस हैं इसके जीरो होने के। लेकिन अगर एक बेस्ट मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो 0 से पाई। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सर अगर आप 0 से पाई को देखते हैं, अगर आप 0 से पाई को देखते हैं तो 0 से पाई में साइन एक्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव होता है। तो जो मोस्ट एक्यूरेट जोन मैं कहूंगा ना, अगर इसकी मैं बात करूं तो सोच के देखो, ये पॉजिटिव है मतलब नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है। एंड सर हम जानते हैं कि साइन पी जो होता है, अगर पी की वैल्यू 0 से पाई हुई, अगर P बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, तो साइन P भी पॉजिटिव होगा। सो पॉजिटिव प्लस मतलब नॉन नेगेटिव प्लस समथिंग पॉजिटिव इनटू समथिंग नॉन नेगेटिव, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके से आप कह सकते हो कि 0 से पाई कुड बी एन आंसर। बट अगर और प्रिसाइजली देखना है तो मैं एक और ऑल्टरनेटिव आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर थे, हम इसके बारे में इंटरेस्टेड थे, कॉस स्क्वायर पी माइनस 4 कॉस पी माइनस 1 इंटू साइन पी। आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, मान के देखो अगर आपके पास ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस स्क्वायर पी ही रहने दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कॉस स्क्वायर पी को यहीं रहने दीजिए, और ये 4 जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4 AC जो है, तो ये वाला पार्ट उस तरफ ले जाइए, तो ये क्या हो जाने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इज ग्रेटर देन 4। मतलब यही जो थॉट है मुझे स्ट्राइक कर रहा है कि अगर आप चाहें तो यहीं से भी क्लिक कर सकते हो, 4 टाइम्स कॉस पी माइनस 1 इंटू साइन पी। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी सोच सकते हो। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। ऐसे सोच के देखो स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सबसे पहले तो सर कि कॉस स्क्वायर पी, क्या हम कॉस पी के बारे में जानते हैं? सर कॉस पी हमेशा -1 से 1 के बीच होगा, तो कॉस स्क्वायर पी कहाँ से कहाँ तक होगा, कॉस स्क्वायर, तो -1 से 1 के बीच की वैल्यूज का स्क्वायर कर देने से वो वैल्यूज हमारी होंगी अब 0 से 1 के बीच, है ना। तो मैं जानता हूँ ये जो लेफ्ट हैंड साइड है सर, ये तो हमेशा 0 से 1 के बीच ही होगी। मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच बताना चाह रहा हूँ। अब अगर आप राइट हैंड साइड की बात करना चाहते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पार्ट जो है ये तो हमेशा 0 से 1 यानी पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब एक और ऑब्जर्वेशन ये, मतलब अब बहुत ध्यान से सुना, ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। सर पहली बात तो ये कि 4 जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। सर कॉस पी माइनस 1 सेम थॉट,
cos p -1 से 1 के बीच होता है और ये है 1। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, cos p -1 से 1 के बीच होता है और ये है -1। तो डू यू रियलाइज, अगर थोड़ी देर के लिए आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ, अगर यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, इफ आई टेक द नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम यहाँ, तो ये क्या हो जाने वाला है, सुनिएगा बहुत ध्यान से सर, ये हो जाएगा 1 - cos p, और अगर आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ जाने वाला है एक नेगेटिव साइन। आई होप इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक और छोटी सी बात, सिंपल सी बात समझाना चाहूँ, सर 1 - cos p, चूंकि cos p हमेशा -1 से 1 के बीच होता है, तो 1 में से -1 से 1 के बीच अगर सब्ट्रैक्ट की तो ये वैल्यू भी नॉन नेगेटिव होगी। ये जो एक्सप्रेशन है ये भी नॉन नेगेटिव होगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब इसको भी हमें क्या रखना है, मतलब या तो ये 0 होगा या फिर क्या होगा, पॉजिटिव। मैं वही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को ऐसे लिख दे रहा हूँ, बात आप मेरी समझिएगा बहुत ध्यान से। अब अगर मैं आपसे बात करूँ बहुत इंपॉर्टेंट से फैक्ट की, चूंकि यहाँ पर नेगेटिव लग चुका है तो अभी तक ये जो पार्ट है ये नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, मतलब बेसिकली अगर आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए अगर कहूँ तो ये या तो 0 है या पॉजिटिव है, और अगर उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया तो वो नेगेटिव होगा या 0 होगा, है ना। मतलब 0 या 1 से छोटे होगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू है इतनी तो हमेशा 0 या 1 से छोटी होती है, एज लॉन्ग एज ये साइन पी कुछ गड़बड़ ना करे। अब अगर आप साइन पी को फिर से ऑप्शंस के थ्रू देखो तो सर साइन पी में अगर मैं पी को देखता हूँ 0 से 2 पाई के बीच में, तो सर अगर 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू लेते तो पाई से 2 पाई में साइन पी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से गड़बड़ हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से 1 के बीच है ना। आई होप आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। सिमिलरली दूसरी बात अगर हमने सोचनी चाहिए, जब वो कह रहा है -π/2 से π/2, अगेन सर 0 से π/2 में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब 0 से मतलब -π/2 से 0 की बात की, उस दौरान ये नेगेटिव होता है, और जब पी की वैल्यू -π/2 से 0 होगी और ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके पॉजिटिव होने के चांसेस, यानी ये जब खुद मिनिमम वैल्यू 0 ले रहा है तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से कम ही रखनी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करता है, तो इसको मैं 0 से छोटी रखने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि ये हमारी राइट हैंड साइड नेगेटिव ही हो, तो बेस्ट सुटेबल केस में बेस्ट पॉसिबल चॉइस निकालना चाह रहा हूँ गिवन ऑप्शंस में, है ना। सर एक और ऑप्शन दिया जा रहा था, मैं कौन सा, ध्यान से देखिएगा, -π से 0। -π से 0 का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि -π से 0 में भी साइन पी क्लियरली एब्सोल्युटली कंप्लीटली नेगेटिव होता है। तो सर वापस गड़बड़ हो जाएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो फिर ये ग्रेटर देन कैसे होगा, इक्वल तो शायद कहीं ना कहीं होता है, या 0 हो जाता, वो बात अलग थी, बट फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा कहना है इन सारे ऑप्शंस में जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज 0 to π। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि 0 to π के लिए ये भी क्या हो जाने वाला है, पॉजिटिव। तो ध्यान से सुनिए, पॉजिटिव 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 का नेगेटिव विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन दिस, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। cos स्क्वायर p इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो डू यू रियलाइज, इस इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच से बिना ज्यादा हम इतनी मेहनत किए भी सोच सकते थे, बात वही की हमने भी यहाँ पर यही सोचा, बट शायद इसमें और इजीली दिख जाएगा। कुछ ना कुछ करके तो सोचना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड इसे थोड़ा सा इंट्यूशन बेस्ड ही करना पड़ेगा, वरना चीजें बहुत ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। आई वुड से अगर मैं इतना ऑब्जर्वेशन बेस्ड आंसर देना चाहूँ तो आई विल गो विद ऑप्शन डी, जो कि मेरे ख्याल से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। आई होप पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया और अभी तक कोई डाउट या क्वेरी या कंसर्न नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, अब हम शिफ्ट करेंगे हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चंस को देख के घबराना मत, डरना मत, मैं अच्छे से आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आप बस ध्यान से सुनते चलिए। इस पार्ट को देख के भी डरने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट बहुत ही जल्दी हम डिस्कस करेंगे। खैर इस क्वेश्चन में जितना भी नॉलेज यूज होना है वो बेशक हम एक्सप्लोर करेंगे, तो एक बार जल्दी से इस वाले पार्ट को देखो और कोशिश करो जितना भी आप फिगर आउट कर पाओ आंसर। एंड अगेन सबसे ज़रूरी बात, ये ज़रूर लिखेगा कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे फिगर आउट किया, क्या सोचा और आप क्या आंसर लेकर आए। सो गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। देखो सबसे आसान सी बात, सबसे सिंपल सी बात कि सर अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिखा क्या है इसको समझने की कोशिश। कोई बहुत बड़ी, बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ सी बात नहीं लिखी गई है। अच्छा पहली बात तो ये कि इन कुछ चीज़ों को देख के डरना मत कि सर जनरल सोल्यूशन क्या होता है, बहुत ही जल्दी हम ये टर्म पढ़ने वाले हैं तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है ना। अभी आपका जो ये चैप्टर है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये आइडेंटिटीज इन इक्वेशंस फंक्शंस, ये 2 चैप्टर्स का मिक्सचर है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज इन इक्वेशंस ये एक अलग चैप्टर है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये इक्वेशंस जो है वो एक अलग चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर्स को मर्ज करके हम पढ़ रहे हैं। तो अभी जो आपका पहला पार्ट ऑलमोस्ट कवर होने की तर्ज पर है, जहाँ पर हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस, और ग्रेजुअली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर शिफ्ट हो रहे हैं, और ये थोड़ा सा उन दोनों के मिक्सचर का क्वेश्चन है ना। तो इसे देखते हैं, घबराना मत, बहुत अच्छे से इजीली समझ आएगा। एंड अगेन अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या फंक्शंस की जब आप बात करते हो तो वो एक बहुत ही ईजी सा चैप्टर होता है, वो बहुत ईजिली आपको समझ आता है। तो बस ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा
क्वेश्चन है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है जो किसी चीज़ का इक्वल दिया गया है। इस राइट हैंड साइड वाले पार्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सर पहले लेफ्ट हैंड साइड ही बहुत अजीबोगरीब दिख रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे मत देखो, इसको पार्ट्स में देखो। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट से शुरू करते हैं, या मैं तो कहता हूँ पूरा क्वेश्चन छोड़ो, आप थोड़ा सा एक नई चीज़ पढ़ो, एक नया चीज़ समझो। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही जल्दी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। खैर इस बारे में थोड़ी हल्की फुल्की बातें हमने कुछ कई दफ़ा की हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऑफ कोर्स मिक्सचर होते हैं। जैसा हमने शुरुआत से डिस्कस किया है, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस ऐसी एग्जाम नहीं है जो बोर्ड्स की तरह एक कंसेप्ट, एक फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछे और फिर अगले क्वेश्चन में दूसरा कंसेप्ट यूज़ हो रहा हो। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं और आपकी मल्टीपल कंसेप्ट को साइमल्टेनियसली अप्लाई करने की एबिलिटी चेक हो रही होती है यहाँ पर। तो बस वही बात यहाँ पर एसेस हो रही है। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का सा पॉइंट, हमने इसे कहीं ना कहीं देखा है, फिर भी रिकॉल करने में कोई बुराई नहीं। अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन याद है स्टूडेंट्स, एक टर्म और अगली टर्म्स उसमें एक किसी कॉमन रेशियो, एक कॉमन फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर करके अचीव की जाती है। यानी अगर ए को मैं एक फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं जैसे आर, तो ए आर नेक्स्ट टर्म होती है। अब इस ए आर को किसी फिक्स्ड वैल्यू वही आर से मल्टीप्लाई करूँ तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, यानी वो होगी ए आर स्क्वायर। फिर ए आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाने वाला है ए आर क्यूब, और इस तरीके से कहानी चलती चली जाएगी। आई होप ये लाइन आपको समझ आई। अब बात बड़ी साधारण सी है और सिंपल सी है कि इस तरह के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में फॉर्मूले आपको मिलेंगे और वो उनके डेरिवेशंस भी हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं। फिलहाल बस ये समझिए कि इस तरह की सीरीज में टर्म्स के सम को निकालने के लिए मैनुअल प्रोसेस, एक एक टर्म ऐड करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले के थ्रू हम डायरेक्टली जितनी भी टर्म्स है उनका डायरेक्टली हम सम निकाल सकते हैं। खैर अभी जो कंसर्न हमारा है वो ये कि आप यकीन करिए, अगर मुझे कोई डिक्रीजिंग जीपी दी जाए, डिक्रीजिंग जीपी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर ये जो कॉमन रेशो है ये छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि आप समझो कॉमन रेशो तो फिक्स्ड है बट आर स्क्वायर आर क्यूब, अगर मान लो एक वैल्यू जो मैं लेता हूँ -1 से 1 के बीच, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू ली है जो -1 से 1 के बीच है, तो सोच के देखो उस वैल्यू की जितनी हायर पावर आप लोगे वो उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। क्या आपको एक पॉइंट डाइजेस्ट हो रहा है? हमने बड़ी बेसिक सी बात सीखी कि -1 से 1 के बीच के सारे जो नंबर्स होते हैं, इन सारे नंबर्स का जितना बड़ा पावर आप लेते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं। पे बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। तो इसलिए अगर एक ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मुझे मिले जो डिक्रीजिंग हो, क्योंकि आर स्क्वायर की वजह से वो छोटे आर क्यूब से और छोटा, आर की पावर 4 से वो और छोटा, तो अगर एक ऐसी जीपी मुझे मिले जो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती चली जा रही है, तो उस केस में हम उसकी इनफाइनाइट टर्म्स तक का भी सम निकाल सकते हैं। फिर इस बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो कभी भी मुझे ऐसा एक सीक्वेंस मिले जिसका जो कॉमन रेशो है वो -1 से 1 के बीच है, यानी कि वो एक इनफाइनाइट जीपी है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वो एक डिक्रीजिंग इनफाइनाइट जीपी है। तो कभी भी ये सिनेरियो आपको नजर आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग पॉइंट से आई होप क्या सेंस है वो समझ पा रहे हो, जीपी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको मिलता है तो इन्फिनिटी तक सम टर्म्स का आप सम निकाल सकते हो। उसको कहने का, उसको लिखने का तरीका बड़ा आसान सा होता है, वो होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो आर। खैर ऐसा कैसे आता है, क्यों आता है, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे। अभी फिलहाल बस आप इस फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश करिए। हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे बना, ये कैसे आ रहा है, ये क्यों है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल बस बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। अब अगर मैं इस वापस क्वेश्चन पर आऊं तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में लिखा है 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। मतलब आपको अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात करूं तो वहां क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, सुनिएगा। सर लिखा है 1, फिर लिखा है माइनस साइन एक्स, फिर लिखा है प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर लिखा है माइनस साइन क्यूब एक्स, है ना। ऐसे चलते चले जा रहा है, चलते चले जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक चलता चला गया। देखो आप, ये डॉट 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 लगाने का मतलब है ये चला ही जा रहा है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट्स, अगर आप न्यूमरेटर को जरा ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी है। क्यों है सर ऐसा? इसकी फर्स्ट टर्म अगर ए जो मैं कह रहा हूँ वो है 1, तो इसका कॉमन रेशो है माइनस साइन एक्स, इसका जो कॉमन रेशो है वो है माइनस साइन एक्स। क्योंकि सोच के देखो, अगर माइनस साइन एक्स को माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? माइनस साइन क्यूब एक्स। तो आपको समझ आ रहा है इसका कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म क्या है। और क्लियरली सर बहुत खुशी की बात है, हम जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है वो -1 से 1 के बीच होता है।
तो माइनस ऑफ साइन एक्स भी -1 से 1 के बीच ही होगा, यानी कि ये एक क्लियरली डिक्रीजिंग जीपी है। क्यों सर? क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म कुछ है और जो कॉमन रेशियो है वो -1 से 1 के बीच है और ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, तो ये एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी है। तो क्या इन सारी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं? अभी फिलहाल अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहूँ तो इस जीपी का इन्फिनिटी टर्म का मैं सम जो कहूँगा वो क्या होता है, ए यानी फर्स्ट टर्म कितनी है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, एंड व्हाट इज आर? सर आर होता है कॉमन रेशियो जो कि है माइनस साइन एक्स, सो 1 माइनस साइन एक्स विल गिव यू 1 प्लस साइन एक्स। सो डू यू रियलाइज जो न्यूमरेटर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इतना आसान सा एक्सप्रेशन है। आई होप ये बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा है आपको और ये एक्सप्रेशन समझ आ रहा है। खैर ये यहाँ से हम कैसे ऐसे आ गए इस बारे में बहुत डिटेल में हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में बात करेंगे, बट आई होप आपको ये वाला एक्सप्रेशन समझ आए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर ये था आपका न्यूमरेटर है ना, मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए न्यूमरेटर वाला सम। अगर सिमिलरली मैं आपको समझाना चाहूँ कि सर डिनोमिनेटर भी एक इनफाइनाइट जीपी, और क्या आप क्रैक कर पाए कि डिनोमिनेटर वाली इनफाइनाइट जीपी तो और सुलझी हुई है सर, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली इनफाइनाइट जीपी तो बहुत शानदार सी है, उसमें तो माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, बस प्लस प्लस ही है, यानी 1 प्लस साइन एक्स, फिर लिखा हुआ है प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स, और ये भी सर इन्फिनिटी तक चला गया। तो क्या आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो बेशक सर ये एक इनफाइनाइट जीपी के ही लक्षण है। क्यों सर? देखो ये जो 1 है ये आपकी वापस क्या होगी, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। और सर अगर आप 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपने 1 को मल्टीप्लाई किया साइन एक्स से, है ना, फिर अगर आपने साइन एक्स को फिर साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स को फिर साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा सर, साइन क्यूब एक्स। तो क्या मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो क्लियरली नजर आ रहा है साइन एक्स, क्योंकि हर प्रीवियस टर्म को अगर आप साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती चली जा रही है। तो कैन आई कंक्लूड कि सर ये जो साइन एक्स है दिस इज नथिंग बट दिस वुड बी कॉल्ड द कॉमन रेशियो। क्या ये बात समझ आई? और कॉमन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली नजर आ रही हैं। सर अब क्या करेंगे, अगर मैं इस डिनोमिनेटर वाली इनफाइनाइट, एंड आई होप वी आर एबल टू कंक्लूड, क्योंकि सर साइन एक्स जो है जो कॉमन रेशियो है आपका वो -1 से 1 के बीच है, क्योंकि साइन एक्स की रेंज ही क्या होती है, -1 से 1, यानी जो कॉमन रेशियो है स्टूडेंट्स ये कहाँ से कहाँ तक है, ये -1 से 1 के बीच है। अच्छा बाय द वे क्या आपको याद है अगर कोई वेरिएबल -1 से 1 के बीच हो, मतलब -a से a के बीच हो, तो इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, कौन सा स्टूडेंट्स, याद करो, मॉड्यूलस के थ्रू में से लिखते हैं ऐसा कुछ, एंड ऑफ कोर्स ये कुछ ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे इक्वल भी लगा देंगे क्योंकि साइन एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच होता है। तो सर अगर आपका कॉमन रेशियो कुछ ऐसा जा रहा है तो इस जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी निकाला जा सकता है। कोई बहुत डिफिकल्ट या चैलेंजिंग पार्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे सर? बड़े सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर आप सोचना चाहें सर तो आप वापस क्या लिखेंगे, सेम फॉर्मूला। अगर मैं डिनोमिनेटर के सम को निकालना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है जिसमें मैं डिनोमिनेटर वाला सम कर रहा हूँ, तो उसको मैं डी एस से डिनोट कर दे रहा हूँ हमारे कन्वेंशन के लिए। तो इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वापस हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी भी इनफाइनाइट जीपी की इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम निकालना है तो वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो a यानी फर्स्ट टर्म यानी कितना स्टूडेंट्स, अगेन 1 अपॉन 1 माइनस आर, और आर क्या है स्टूडेंट, साइन एक्स। तो क्या आपको समझ आया कि सर डिनोमिनेटर भी बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, ये तो सिंपल सा था। और मेरे ख्याल से अभी आपको समझाने में इतना वक्त लग रहा है, मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन हॉल में तो बस ये देखकर आप ये स्टेप लिख देंगे। आप समझ पा रहे हो, ये सारी प्रोसेस तो ब्रेन में होगी ना, ये तो बस आपको समझाने के लिए भी अच्छे से विजुलाइज करवाने के लिए मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा है, बट जैसे ये चैप्टर पढ़ लोगे तो सारी बातें तो आपके दिमाग में चल रही होंगी। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। और अगर ऐसा कुछ सोचना चाहा तो आई थिंक सर लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिखना बड़ा आसान है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एंड सर एज फार एज डिनोमिनेटर इज कंसिडर्ड सर वो है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, मैं पहले LHS को ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर हम RHS पर बात करेंगे, है ना। सर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है ही नहीं, दोनों का रेसिप्रोकल, तो ये 1 माइनस साइन एक्स ऊपर उठ के चला जाएगा, तो ये हो जाने वाला है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। सो डू यू रियलाइज सीक्वेंस एंड सीरीज का नॉलेज यूज करके उसने इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को जो आपको बना के दिया था, जो बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन लग रहा था, जिसको देखकर ही हम क्विट या गिव अप कर देते, वो रियलिटी में बस इतना सा था।
एंड आपको समझ आ रहा है, अगर आपको बेसिक्स पता है, अगर आपको बारीकियाँ पता है, अगर आप चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करते हो, तो आप कितनी जल्दी उनको क्रैक कर पाओगे। आई होप आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। सर अगर LHS क्रैक कर लिया तो RHS भी क्रैक कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से आप RHS और आसानी से क्रैक कर सकते हो अगर आप चीज़ें देख पा रहे हो तो। मेरा कहना बड़ा सिंपल सा है, इस बारे में हम थोड़ी देर से बात करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन, ये जो लिखा हुआ है, इस बारे में हम बात करेंगे, क्या है ये, इस बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ये कि क्या आप इसे देखकर कुछ सोच पा रहे हो? क्या आप इसे देखकर कुछ तो सोच पा रहे होंगे स्टूडेंट्स? प्लीज़ ध्यान से समझिए। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, कुछ क्लिक कर रहा है स्टूडेंट्स? सोच के देखो। हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले पढ़े, मैं वहीं से आपको लेकर आ रहा हूँ और अब ये याद हो जाने चाहिए स्टूडेंट्स। याद करो कॉस 2 थीटा के हमने दो वर्जन सीखे हैं। कौन से स्टूडेंट्स? सर हमने एक सीखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक सीखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। दो वर्जन और सीखे हैं, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक टेन थीटा वाला वर्जन। पर मैं अभी फिलहाल आपसे इस दोनों पर ही बात करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अगर इस वन को यहां लेकर आए तो हमारे पास एक बड़ा शानदार सा फॉर्मूला बनता है। क्या? कि सर 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना हो जाता है? होप आपको दिख रहा है वो कितना हो जाता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस बारे में हमने कई दफ़ा बात की और मैंने कई बार एम्फेसाइज किया है आपको कि इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। -2 को इधर लेकर आए और इस cos 2 थीटा को उधर लेके गए तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा, जिसे आप लिखते हो क्या स्टूडेंट्स? 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दो फॉर्मूले पर हम कई बार बात कर चुके हैं। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा मात्रा में कई बार किसी ना किसी फॉर्म में यूज होते ही रहते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन में, आप देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। थीटा की जगह ऑफ कोर्स क्या है? x। जब आपके पास लिखा है 1 माइनस कॉस 2x, आप उसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सर अगर लिखा है 1 माइनस कॉस 2x, आई होप अब मैं राइट हैंड साइड लिख सकता हूं जो हमें दी गई है। राइट हैंड साइड क्या दी गई है सर? 1 माइनस कॉस 2x। अगर माइनस है तो क्या लिखेंगे उसे? हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x। और डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस कॉस 2x, तो उसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सर हम उसे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x। तो सर आपका जो ओवरऑल क्वेश्चन है वो ये बन जा रहा है फाइनली। ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। मतलब ये इतना साधारण, इतना सिंपल क्वेश्चन है जिसे हम बहुत इजीली आई थिंक वर्कआउट कर सकते हैं, है ना। जनरल सोल्यूशन क्या होता है इस बारे में हम बात करेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक ये वाला पार्ट आप आसानी से देख के समझ पा रहे हो। अब क्या करना होगा सर? अब मेरा कहना है बस इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या दिया हुआ है सर? लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। और सर अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है सर? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। तो राइट हैंड साइड पर दिख रहा है हमें क्या? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सर अब क्या करेंगे? अब क्या थॉट है आपका? अब कैसे फिगर आउट करेंगे? सोचिए स्टूडेंट्स, अब क्या किया जा सकता है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको जो ठीक लग रहा है करिए। आई थिंक अब आप आंसर निकाल सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स, मुझे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है, खैर इस बारे में अभी आने वाले लेक्चर्स में हम बातें करेंगे। बट अगर इस स्टेप के बाद में आपसे बात करूं तो बात बड़ी सिंपल सी है। हमें x की वो सारी वैल्यूज ढूंढनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हूं। एंड ऑफ कोर्स चूंकि सर हम जानते हैं ये जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये रेशियोज हमारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो x की मल्टीपल वैल्यूज एक पर्टिकुलर फैशन में इसे सेटिस्फाई कर रही होगी, तो हमें उस जोन को ढूंढना है, उन वैल्यूज पे बात करनी है। खैर उस बारे में हम बात करेंगे, पर पहले इसे सिंप्लीफाई, इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सजेशन या मेरा हिंट है कि सर एक काम करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी साइन दिख रहा है, यहाँ भी साइन दिख रहा है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को भी क्या साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। सर कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हो आप? कॉस स्क्वायर एक्स को चाहो तो आप लिख सकते हो क्या? 1, आप एक सेकेंड दीजिएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था कॉस स्क्वायर एक्स, जिसे मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आई एम रियली सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स तो लिखा ही हुआ था, तो मैं इसे लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आई होप ये बात आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही है और ये आप इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि हम क्या करने वाले हैं। सर अब एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि सर यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं, मैं मल्टीप्लिकेशन ही कर देता हूँ। तो इस वाले पार्ट को यहाँ और इस वाले पार्ट को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या फिगर आउट कर पाते हैं, है ना। मेरे ख्याल से चीज़ें आसान होती हुई दिखेंगी, होपफुली कोशिश ज़रूर करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर देखा 10 में भी कन्वर्ट कर सकते थे, बट फायदा कुछ ज़्यादा होने वाला है नहीं। मेरे ख्याल से यही करना ज़्यादा अच्छा है। रैशनलाइजेशन से कुछ होता क्या? मेरे ख्याल से यही करते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब जो भी थॉट दिमाग में आ रहा है उसके साथ प्रोसीड जरूर करिए, है ना। तो ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये लिखा है 1 माइनस साइन एक्स, है ना।
क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर आप में से किसी के दिमाग में भी थॉट आता है कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, आप वैसे बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और जो वो 1 प्लस साइन एक्स बच रहा है उसको आप इससे कैंसिल कर दो। तो प्लीज़ ऐसा करना आप अवॉइड करिए। ऐसा करना इसलिए अवॉइड करिए क्योंकि उससे शायद हो सकता है आप साइन एक्स की जो एक पॉसिबल वैल्यू आ रही होती है, जो आप निकाल रहे होते वो आपने एलिमिनेट कर दी। मतलब कोशिश करिए कि वेरिएबल्स को आप कैंसिल आउट ना करें। सब्ट्रैक्ट होना अलग बात है, बट मल्टीप्लिकेशन में अगर आप कैंसिल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, तो शायद आप एक पॉसिबल वैल्यू जो निकल कर आ जाने वाली थी उससे आप डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा केयरफुली इसको सोचने की जरूरत है स्टूडेंट्स। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। तो मैं कहूँगा कि आप इसे मल्टीप्लाई ही करिए। खैर सहूलियत के लिए अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए आप चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ऑफकोर्स आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। और अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट यहाँ और ये वाला पार्ट यहाँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जा रहा है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आपको स्क्वायर देगा। एंड ऑफ कोर्स ये क्या मिल रहा होगा सर, ये दे रहा होगा 1 प्लस साइन एक्स। आई होप ये बात आपको समझ आई। और अगर इस तरफ देखा जाए तो इस तरफ क्या मिल रहा है सर, 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये क्या बच जा रहा है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कितना स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर एक्स। अब पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि सर मल्टीप्लिकेशन करिए और चीज़ें निकालिए। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो बस यही ट्राई करना है। एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम साथ में आगे प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स। देखो यहाँ से आई होप आप सोच पा रहे हो कि हमें क्या करना है। बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि कोई भी स्टूडेंट इन दोनों को कैंसिल ना करे। ये गलत थॉट है, ये सही अप्रोच नहीं है ना। वेरिएबल्स को आप कैंसिल आउट नहीं करते हो तो क्या करेंगे, मेरे ख्याल से अंदर मल्टीप्लाई करिए। तो इसको वैसा ही रहने देते तो अच्छा था। खैर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, ये दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और ये कितना दिख रहा है सर, ये दिख रहा है 1 प्लस साइन एक्स। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और इस तरफ भी अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाने वाला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, है ना। आई होप ये बातें आराम से स्मूथली आपको समझ आ रही हैं। यहाँ भी अंदर मल्टीप्लिकेशन करने में कोई बुराई नहीं है। तो पहले जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज जाने वाला है, जो कि क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, है ना। फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाने वाला है सर, ये तो बन जाने वाला है साइन एक्स, है ना। फिर साइन एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाने वाला है साइन क्यूब एक्स। आई होप ये भी बात आपको समझ आ रही है। और साइन एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाने वाला है -2 साइन स्क्वायर एक्स। और अब अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है सर वहाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। अब अगर आप कुछ सब्ट्रैक्ट करके जीरो बनता हुआ देख रहे हो तो वो होने दो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है स्टूडेंट्स कि सर देखो साइन क्यूब एक्स से साइन क्यूब एक्स कैंसिल हो रहा है, हाँ अब होने दो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होके हो रहा है तो इसका कैंसिल होना तय है, लेकिन प्रोडक्ट में कैंसिल मत करना। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। इसी के साथ साथ एक और छोटी सी चीज़ अगर आप देख पा रहे हो सर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो आई थिंक अब चीज़ें बहुत हद तक सिंप्लीफाइड हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या दिख रहा है सर, 2-3 टर्म्स ही दिख रही हैं, 1 और एक ये और एक ये, है ना। आई थिंक यही 2-3 चीज़ें दिख रही हैं, तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। अगर मैं शुरुआत करता हूँ -2 साइन स्क्वायर एक्स से, तो पहले तो ये दिख जा रहा है क्या -2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, है ना। थोड़ा सा सिस्टमैटिकली सॉल्व करिएगा, कोई प्लस माइनस का सिली एरर आप मत कमिट करिएगा, पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। -2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कहना ऐसे सर ये हो जाने वाला है माइनस साइन एक्स, बहुत बढ़िया। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस साइन एक्स। और क्या हो सकता है सर, और एक और बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन जो कि हमें क्या दिख रहा है +1 इज इक्वल टू 0। तो सर आपको ये सॉल्व करना है। आई होप बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत ईजिली हम वर्कआउट कर सकते हैं अगर स्टैंडर्ड से अप्रोच से ट्राई करें इसे, है ना। तो बहुत ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, अगर इसे फिगर आउट करने की कोशिश करें तो क्या मैं इसे माइनस को कॉमन लेके ऐसा लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। मेरा कहना है कि सर ये हमें एक बड़ी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है जो कि साइन एक्स में है ना, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स -1, है ना। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सर क्या श्रीधर आचार्य मेथड से बात बन सकती है? कोशिश करके देखते हैं स्टूडेंट्स। मुझे जो सम चाहिए वो चाहिए प्लस साइन एक्स मतलब +1 और प्रोडक्ट चाहिए -2। तो क्या लिखा जा सकता है? आई थिंक अगर मैं लिखना चाहूँ तो बन सकता है। देखो कैसे, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक आसान सा थॉट दिमाग में आ रहा है। सर इसे लिखा रहने दीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। श्रीधर आचार्य मेथड के बजाय अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सोचें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसे आप लिख लीजिए 2 साइन एक्स, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस साइन एक्स और यहाँ पे लिख दीजिए -1 इज इक्वल टू 0। क्या आपको समझ आ रहा है? कुछ ऐसा हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं। और अगर यहाँ से सोचा तो मेरे ख्याल से इस एक्सप्रेशन से आप 2 साइन एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे क्या 2 साइन एक्स, है ना।
जैसे ही आप 2 sin x कॉमन लेंगे तो फैक्टर क्या बचेगा, सुनिए यहाँ पे बचेगा sin x प्लस 1, तो एक जो फैक्टर मिलेगा वो होगा क्या स्टूडेंट्स, sin x प्लस 1। आई होप ये बात आपको समझ आई। और दूसरे फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 2 sin x कॉमन ले, और यहाँ पर भी अगर sin x प्लस 1 चाहिए तो -1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाने वाला है 2 sin x माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक सोल्यूशन समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगर मैं अब आपको चीज़ें समझाना चाहूँ तो बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। 2 sin x माइनस 1 या तो 0 होगा या sin x प्लस 1 0 होगा। अगर 2 sin x माइनस 1 0 हुआ तो sin x क्या हो जाने वाला है, sin x हो जाने वाला है 1/2। और अगर sin x प्लस 1 0 के इक्वल हुआ है ना, तो उस केस में sin x क्या हो जाने वाला है सर, उस केस में sin x हो जाने वाला है -1। आई होप आप दोनों बातें समझ पा रहे हो। सर यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? मैं यहाँ से कंक्लूड करूँगा स्टूडेंट्स कि sin x अगर 1/2 के इक्वल है तो क्या मैं 1/2 को 30 डिग्री लिख सकता हूँ? जो मैं जानता हूँ, मेरा बेसिक नॉलेज जो कहता है सर 1/2 होता है 30 डिग्री, यानी आप इसे लिख सकते हो साइन ऑफ कितना, π/6। आई होप आपको बात समझ आ रही है। सिमिलरली अगर sin x -1 के इक्वल है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, sin x इज इक्वल टू, अगर ये लिखा है -1 तो क्या मैं इसे साइन, आई होप आपको पता है -90 डिग्री जो होता है, -90 डिग्री वो कितना होता है स्टूडेंट्स, -1, तो क्या मैं इसे -π/2 लिख सकता हूँ? आई होप ये दोनों बातें आपको कंफ्यूज नहीं कर रही और यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। सर इसका क्या मतलब है, क्या यही आपका सोल्यूशन है? थोड़ा सा केयरफुली आप क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को देखने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक बात समझना चाहो तो वो आपसे ये कह रहा था कि जो भी आपका x आप लोगे, जो भी आप x लोगे वो कभी भी π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जो भी आप x लोगे वो π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा करने का रीज़न ये था कि सोच के देखो, अगर x π/2 का ऑड मल्टीपल होता तो सोचो cos π/2 का ऑड मल्टीपल यानी क्या, यहाँ पे π/2, मान लो π/2 ही ले लो, तो π/2 इंटू 2 यानी 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जा रहा है cos π, और cos π कितना होता है -1, 1 -1 इसे बना देता 0 और डिनोमिनेटर में बन जाता 0। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो वायलेशन हो जाता अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा होता। आई होप आप मेरा पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो हम x की कोई भी वैल्यू जो π/2 का ऑड मल्टीपल हो नहीं लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी वो ऑड मल्टीपल हम नहीं लेंगे, और उस बेसिस पे मेरे पास एक राइट है इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सिंपल से, ऑल्दो और भी सोल्यूशंस आएंगे, लेकिन अगर मैं सीधा सीधा x को देखूँ तो सर x -π/2 जैसे फॉर्म में बन रहा है और क्लियरली ये तो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये हमारा एक अनएक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा, क्योंकि डोमेन की जो डेफिनेशन दी गई है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि x बिलोंग नहीं करता है किसे, किसी भी π/2 के ऑड मल्टीपल को। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? तो सर ऐसा कुछ सोल्यूशन आने वाला है, बट क्या सिर्फ π/6 हमारा एकमात्र इकलौता सोल्यूशन है? अब इस बारे में बात करेंगे। मैं 2 अप्रोचेस आपको बताने वाला हूँ, घबराना या चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला पार्ट हम डिटेल में थ्योरी लेक्चर के दौरान पढ़ने वाले हैं, बट चूंकि अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं हल्की सी एक हिंट, एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। अगर कोई कहे sin x sin π/6 के इक्वल है, अभी मैं आपको ग्राफ वाली मेथड सिखा रहा हूँ, बट इसके और भी तरीके हैं, जो जनरल वैल्यू निकालने का तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनो, देखो समझो बात को। अगर ऐसा कुछ है ना, sin x का ग्राफ हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि सर sin x का ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होता है ना, sin x का ग्राफ के बारे में जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर, वो ऐसा चल रहा होता है। सर अगर आप ढूंढ रहे हो 1/2 तो 1/2 यहाँ कहीं होता है ना। अब अगर आप 1/2 ढूंढ रहे हो और आप वो सारे एंगल्स ढूंढना चाह रहे हो जो 1/2 वैल्यू देते हैं, आप वो सारे एंगल्स ढूंढना चाह रहे हो जो 1/2 वैल्यू देते हैं, तो मेरा कहना होगा सर ये कुछ एक पैटर्न हम देख पा रहे हैं सर। जैसे ये था क्या, π/6 है ना, फिर यहाँ पे भी मिलेगा और ये होगा, ये डिस्टेंस अगर π/6 है तो आई होप यू रियलाइज ये डिस्टेंस भी π/6 है, लेकिन ये पॉइंट है पाई, तो पाई में से π/6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 5π/6। सर अब ऐसे ही आगे ढूंढेंगे तो ये डिस्टेंस भी पाई है और ये पॉइंट है 2π, तो ये हो जाएगा 2π + π/6, और ये होगा कितना, ये होगा 3π - π/6। क्या आप मेरा रीजन समझ पा रहे हो? एक जनरल आइडिया देना चाह रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सिमिलरली सर अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी कुछ मिलेगा, ये भी वही π/6 डिस्टेंस है, ये भी वही π/6 डिस्टेंस है। सर अगर आप देख पाओ तो इन एंगल्स के बारे में एक बहुत अच्छा सा पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया होगा। जैसे ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला, मैं उन सारे एंगल्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे sin x क्या होता है 1/2, sin थीटा जो होता है 1/2 है ना। तो ये एंगल क्या था, अगर इसको आप लिखते तो आप इसे लिखते 0 + π/6। बहुत ध्यान से सुनना। इस एंगल को क्या लिखते हैं सर, आप इसे लिखते π - π/6। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार सी बात है। सर इसे आप क्या लिखते हैं, इसे आप लिखते हैं 2π + π/6, और इसे आप क्या लिखते हैं, इस एंगल को आप लिखते हैं 3π - π/6। ऑल्दो मैं इसे और फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से भी सिखा दूंगा कि ये कैसे निकाला जाता है, बट अभी मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड, कि अगर ये कंसेप्ट नहीं भी पता है तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो π/6 ऐड करना है, लेकिन ये पॉइंट है 4π, तो ये पॉइंट होगा 4π + π/6, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, सर ये होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, इस पॉइंट की अगर बात करें तो 5π - π/6।
सेम पॉइंट अगर यहाँ ऑब्जर्व करते हो आप, ये है 0, ये है क्या, माइनस पाई है ना, ये है माइनस पाई। तो माइनस पाई में क्या किया, माइनस पाई में सर आपने इस तरफ शिफ्ट करना है ना, तो माइनस पाई बाय 6 किया आपने, क्या किया सर, माइनस पाई में आपने क्या किया, माइनस पाई बाय 6 ऐड किया। सर यहाँ पे क्या है, माइनस 2 पाई, ये पॉइंट है माइनस 2 पाई, इससे इधर आए तो आपने क्या किया, माइनस 2 पाई में पाई बाय 6 ऐड किया। आई होप आप पैटर्न रिकग्नाइज कर पा रहे हो। अगर मैं आपको पैटर्न दिखाना चाहूँ, खैर इतना कुछ करने की आपको हर बार जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बस मैं भी फिलहाल वो कंसेप्ट नहीं पता है तो एक इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच सिखा रहा हूँ कि देखो हमेशा चीज़ें कैसे बनाई जा सकती है, और एक अच्छा इंटेलिजेंट ब्रेन हमेशा अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकता है अगर कंसेप्ट ना भी पता हो, अगर बेसिक्स पता हो तो। और वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि एक साइंटिफिक अप्रोच रखो, एक लॉजिकल अप्रोच रखो, है ना, एक इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच हमेशा अपने पास रखो कि आप चीज़ें क्रिएट कर पाओ, है ना। एक क्रिएटिव माइंड, एक क्यूरियस माइंड जो हमेशा चीज़ें डिस्कवर करता है, जो एक्सप्लोर करता है, जो चीज़ें ढूंढता है, जो रास्ते ढूंढता है, जो रास्ते बनाता है, वैसी अप्रोच रखने में कोई बुराई नहीं है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहूँ तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात नजर आ रही है। सर 0 में पाई बाय 6 ऐड किया, बहुत ध्यान से सुनना, 2 पाई में पाई बाय 6 ऐड किया, सर 4 पाई में पाई बाय 6 ऐड किया, सुनते रहिएगा सर, माइनस 2 पाई में पाई बाय 6 ऐड किया, और पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट कब किया, सर पाई में से पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट किया, बहुत ध्यान से पैटर्न देखना, 3 पाई में से पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट किया, 5 पाई में से पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट किया, एंड ऑफ कोर्स माइनस पाई में से पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट किया। मतलब सर जब भी पाई का एक इवन मल्टीपल होगा, जब भी पाई का एक इवन मल्टीपल होगा तो पाई बाय 6 ऐड होगा, और जब भी पाई का एक ऑड मल्टीपल होगा तो पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट होगा। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ रहा है। मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, अगर साइन x साइन पाई बाय 6 के इक्वल है तो बेशक x पाई बाय 6 के इक्वल होगा, पर x की क्या एक ही वैल्यू पाई बाय 6 सेटिस्फाई करेगी, नहीं सर, साइन का सिर्फ पाई बाय 6 ही वैल्यू 1/2 नहीं देता है, साइन 5 पाई बाय 6 भी 1/2 देता है, साइन ऑफ दिस भी 1/2 देता है, साइन ऑफ दिस भी 1/2 देता है, साइन ऑफ दिस ऑल्सो गिव्स यू 1/2, ये सारे एंगल्स आपको 1/2 देते हैं। तो जो आप x की वैल्यू लोगे वो क्या लोगे स्टूडेंट्स, क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, जब आप x की वैल्यू लोगे तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, और वो जनरलिफिकेशन, वो जनरलाइजेशन, फिकेशन नहीं जनरलाइजेशन हमने क्रैक किया स्टूडेंट्स, और वो क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर आप बस ये कहना चाह रहे हो कि सर x जो होगा वो सारी वैल्यू लेगा पाई के मल्टीपल्स में, कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और वो एंगल कौन सा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पाई बाय 6। बहुत ध्यान से सुनना जो मैंने लिखा है, पाई का कोई मल्टीपल है, सर जब पाई का इवन मल्टीपल है तो ऐड होना है, तो -1 की पावर इवन +1 और +1 यानी प्लस पाई बाय 6। आई होप आप समझ रहे हैं। पाई का अगर ऑड मल्टीपल है यानी 3 पाई मान लो, तो -1 की पावर ऑड यानी माइनस पाई बाय 6। क्या आप समझ पाए ये तरीका? और इस बेसिस पे अगर देखना चाहें तो आपको जनरल इसी ये जो तरीका हमने लिखा है इसी को हम जनरल सोल्यूशन कहते हैं। आई होप आपको याद रहेगा जनरल सोल्यूशन। खैर इससे ये लाने का ये तरीका मैं एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच भी आपको सिखा दूँ। अभी फिलहाल मैं कह रहा था कि देखो ग्राफ्स कितने हैंडफुल है, ग्राफ्स कितने हैंडी है, ग्राफ्स कितने काम के आते हैं। अगर आपको ग्राफ्स पता है तो चीज़ें कितनी आसानी से इमेजिन और विजुलाइज की जा सकती हैं। और ये फॉर्मूला भी बनाते वक्त कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो यही विजुलाइजेशन काम आया होगा ना। तो मैं आपको सीधे वो ओरिजिन दे रहा हूँ कि देखो यहाँ से चीज़ें बननी है। तो मेरा यकीन करिए ग्राफ्स बहुत हेल्प करेंगे। ग्राफ्स को याद रखिएगा, ग्राफ्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके आंसर्स इवैल्यूएट करने में हमेशा हेल्प करेंगे। और इस बेसिस पे अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरा जो कहना होगा वो ये होगा n पाई -1 to the power n प्लस इंटू पाई बाय 6। और ऐसा मुझे जो दिख रहा है क्लियरली सर ऑप्शन बी नजर आ रहा है। क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी? क्योंकि ऑप्शन ए में पाई बाय 3 दे दिया गया है, ऑप्शन सी में n+1 और ऑप्शन डी में n-1। तो बेसिकली क्लियरली ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 2-3 कंसेप्ट एक साथ अप्लाई हो गए। कौन कौन से स्टूडेंट्स? एक कंसेप्ट अप्लाई हो गया हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का, ऑफ कोर्स, है ना। फिर हमारे कुछ फॉर्मूले लगे तो हमारे ट्रिगो के रेशियोज पर फॉर्मूला अप्लाई हुए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई हुए। और फिर कुछ चीज़ें कैसी लगी सर? कुछ चीज़ें हमारी आइडेंटिटीज़ की यूज़ हुई, ट्रिग्नोमेट्रिक्स की जो आइडेंटिटी होती हैं वो हमने कुछ यूज़ की, है ना। इसी के साथ साथ हमने एक और चीज़ यूज़ की, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का नॉलेज हुआ। एंड फाइनली हमने कुछ ग्राफ्स के थ्रू क्या यूज़ किया स्टूडेंट्स? हमने ग्राफ्स यूज़ करते हुए इसका जनरल सोल्यूशन निकाला। तो हमने इतने सारे कंसेप्ट डायरेक्टली यूज़ की। और भी काफ़ी सारी बारीकियां यूज़ हुई होंगी, पर मोटे मोटे तौर पर हमने इतने सारे कंसेप्ट यूज़ किया। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन अपने आप में कई सारी नॉलेज को समाहित किए होता है, जो आपकी इतनी सारी बारीकियां चेक कर रहा होता है। तो अगर इतनी चीज़ें अच्छे से पता है, यानी सब कुछ अच्छे से पता होना ज़रूरी है, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इनमें से एक भी बात अगर मिसिंग होती तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप अटक रहे होते, और उस स्टेप के आगे या पीछे का पता हो या ना हो, बस उस स्टेप के अगर पता ना होने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक भी पार्ट मिसिंग है तो गड़बड़ होगी। तो चीज़ें अच्छे से पता होना ज़रूरी है। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आया, पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है। एंड आई एम वेरी श्योर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं।
एंड ऑफ कोर्स आई एक्सेप्ट कि क्वेश्चन टफ होने चाहिए। आई होप अब आप ये भी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि टफ होंगे तभी आप नई चीज़ें सीखेंगे, जब क्वेश्चन चैलेंजिंग होंगे तभी आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व कर पाते हैं एक एक गिवन हिंट को, तो जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए और फिर हम इसे साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है इसे समझते हैं स्टूडेंट्स। पहले हमारे पास जो पार्ट लिखा है, आई होप आप कमेंट में लिखते हो कि आप क्या आंसर वर्कआउट कर पा रहे हैं। सर एक बड़ी मज़ेदार सी बात तो ये कही जा रही है कि sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 sin x cos y। ठीक है सर, जो भी लिखा है समझेंगे। अच्छा, एक और बात वो कह दे रहा है कि सर x और y जो है आपके वो 0 से π/2 के ही बीच में है ना। ठीक है सर, x और y जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है सर, और फिर वो पूछ रहा है आपसे sin x और cos y की वैल्यू, sin x प्लस cos y क्या होगा। What I would suggest is कि सर आपको इससे और इससे डील करना है ऑफ कोर्स, बट पहले इस वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करो। क्या कुछ सोचा जा सकता है स्टूडेंट्स। मेरा थॉट जो कहता है वो ये कि सर एक थॉट अगर आप डेवलप करें, क्या हम वही आइडेंटिटी यूज अगर करें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो कुछ बात बन सकती है क्या। मेरे ख्याल से बहुत हद तक वो बात नहीं बनेगी, बहुत हद तक वो चीज़ हमारे काम अभी तो नहीं आ रही है, बट कोशिश ज़रूर करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए। हिंट जो मैं देना चाह रहा हूँ वो ये कि इस वाले पार्ट को थोड़ा ठीक से ऑब्जर्व करिए, फिर हम इसे साथ में आगे प्रोसीड करेंगे। जल्दी से आंसर लिख के बताइए स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट करना चाहूँ तो इस एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं। पहले क्या लिखा है स्टूडेंट्स, sin टू द पावर 4x है ना, तो ये लिखा है सर sin टू द पावर 4x। क्या sin टू द पावर 4x को हम ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। आई होप दिस डजंट बॉदर यू ऑल, है ना। सिमिलरली अगर एक और टर्म जो लिखी है वो लिखिए cos टू द पावर 4y, ये लिखा है स्टूडेंट्स cos टू द पावर 4y, तो मैं इसे यहाँ लिख ले रहा हूँ। और cos टू द पावर 4y को क्या मैं cos स्क्वायर y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई होप ये बात भी आपको समझ आ रही है। सिमिलरली एक छोटा सा काम और करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है +2, इस +2 से हम बाद में डील करेंगे, इस +2 से हम बाद में डील करेंगे। +2 है ऑलरेडी, इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पूरा एक्सप्रेशन में थोड़ा सॉर्टेड मैनर में आपके सामने लिखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा है 4 sin x cos y, जो कि अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाने वाला है सर, 4 sin x cos y को मैं ऐसा लिख लेता हूँ -4 sin x cos y। इस मैनर में क्यों लिख रहा हूँ ये आपको अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा स्टूडेंट। n इज इक्वल टू 0, तो सारा पार्ट इस तरफ शिफ्ट किया, बट किसी सिस्टमैटिक मैनर में लिखना चाह रहा हूँ। और तरीका बड़ा आसान सा है, तरीका बड़ा सॉर्टेड सा इसलिए है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर्स में कन्वर्ट होता हुआ देख रहा हूँ अगर मैं कुछ थोड़े से एडजस्टमेंट कर दूँ, क्योंकि आई होप आपको 2ab जैसा कुछ या फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, बट सर कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे, कुछ सेटलमेंट करने होंगे, और वो सेटलमेंट क्या है बस उसी पे बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना सर, पहले तो मुझे जो चाहिए उन पे बात करते हैं। पहले अभी तक हमने कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, अभी तक चीज़ें वैसी की वैसी हैं। ये प्लस 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 में 3 वैल्यूज हैं, आई होप आपको देख पा रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा है, sin की पावर 4x cos टू द पावर 4y, तो sin टू द पावर 4x cos टू द पावर 4y, और ये +2 ऑलरेडी है, यहाँ पे भी +2 है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या लिखा है 4 sin x cos y, तो यहाँ पे आ जाने वाला है -4 sin x cos y। तो अभी तक सब कुछ सॉर्टेड है। अब क्या करना है इस पे बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन मैं आपको कहने वाला हूँ। सर यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 sin x cos y, इसका कुछ कर सकते हैं क्या। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे sin x और cos y चाहिए तो क्या क्या चाहिए उस पर बात करते हैं। सर अगर इस 4 को थोड़ी देर के लिए, इस 4 को थोड़ी देर के लिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, sin x आपको यहाँ चाहिए, आपको यहाँ चाहिए sin x, है ना। तो क्या मतलब अगर मैं इसको 2ab के फॉर्मूले की तरह ट्रीट करूँ, ऑल्दो यहाँ पे -4 है जिसको हम कुछ ना कुछ करके रिजॉल्व कर लेंगे, बट अगर यहाँ पे sin x है तो कहना है इसे sin स्क्वायर x होना चाहिए। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab जैसा फॉर्मूला बनाना है अगर, तो sin स्क्वायर x होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो sin स्क्वायर x का स्क्वायर है, तो यहाँ तो कुछ एडजस्ट करने से फायदा नहीं होगा, बट मैं एक छोटा सा काम ये करता हूँ कि सर मैं इस इक्वेशन में एक छोटा सा काम ये करने जा रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पर एक sin स्क्वायर x ला सकता हूँ। सर जैसे ही आप एक sin स्क्वायर x लाते हैं, जैसे ही आप एक sin स्क्वायर x यहाँ पर लाते हैं, तो एक sin स्क्वायर x सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो क्या मैं एक sin स्क्वायर x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। आई होप हम ऐसा करें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो sin स्क्वायर x है, ये जो आपने ऐड किया है, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 4 है, तो इस वजह से शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखेंगे जो भी एडजस्टमेंट करना है हम करेंगे। सिमिलरली सर मैं एक देख पा रहा हूँ यहाँ पर cos y, यहाँ पर देख पा रहा हूँ cos y, तो क्या हम cos स्क्वायर y भी ऐड कर सकते हैं। सर कर लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं आ जाने वाला है। तो यहाँ पर हमने ऐड किया cos स्क्वायर y। सर जैसे ही आपने cos स्क्वायर y ऐड किया तो शुड यू नॉट सब्ट्रैक्ट cos स्क्वायर y। यस ऑफ कोर्स वी शुड सब्ट्रैक्ट cos स्क्वायर y। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया cos स्क्वायर y।
आई होप यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अभी भी स्टेप्स में हमने कहीं भी इस इक्वेशन में कोई बड़े चेंजेस नहीं किए। अगर साइन स्क्वायर एक्स ऐड किया तो साइन स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट किया, अगर कॉस स्क्वायर वाई ऐड किया तो कॉस स्क्वायर वाई सब्ट्रैक्ट किया। आई होप दिस डजंट बॉदर यू एट ऑल सर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि सर ये अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा फॉर्मूला बनाना है तो ये -4 है, ये -4 है। तो अगर थोड़ी सी मैं आपको हिंट या सजेशन देना चाहूँ तो क्या कुछ अरेंजमेंट्स के साथ इसको एडजस्ट किया जा सकता है? बेशक किया जा सकता है, अगर आप इस थॉट के साथ आगे बढ़े, इस थॉट के साथ आगे बढ़े। थॉट क्या है स्टूडेंट्स? थॉट ये है कि क्या इस 4 को लिखने के लिए मैं यहाँ पे सुनना ध्यान से, √2 और एक √2 इंट्रोड्यूस कर दूँ, उससे फायदा क्या होगा सुनना, वो √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू √2 यानी 2 इंटू 2 यानी 4 बन जाएगा। तो सर अगर यहाँ पे √2 और होते तो बात बन जाती। यानी एक छोटा सा माइन्यूट सा चेंज स्टूडेंट्स, क्या कि यहाँ पर जो आपने लिखा है स्टूडेंट्स, इसे किसे, ये +2 तो ऑलरेडी है जिससे हम बाद में डील करेंगे। ये वाला जो एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स अगर जो आपने लिखा है सर, अगर ये आपका कुछ ऐसा होता 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, आई होप आपको बात समझ आ रही है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो कॉस स्क्वायर वाई लिखा है अगर ये होता 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर वाई। आई होप ये प्लस साइन बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ लिखा होता 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स और 2 टाइम्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई, तो सर पहली बात तो अगर आप ये एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे भी आपको -2 साइन स्क्वायर एक्स और -2 कॉस स्क्वायर वाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया स्टूडेंट्स, प्लीज़ बहुत ध्यान सुनिए। अगर ये अब लिखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर अब ये लिखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या मैं इसे थोड़ा आपको चीज़ें दिखाने के लिए √2 टाइम्स साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? अभी आपको क्लिक होगा कि ऐसा क्यों किया। 2 कॉस स्क्वायर वाई को थोड़ा आपको और सहूलियत वाले मैनर में दिखाने के लिए 2 कॉस स्क्वायर वाई को √2 टाइम्स कॉस वाई लिख सकता हूँ क्या? देखो ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, ऐसा करते ही अब आपको स्ट्राइक करेगा कि शायद कुछ बन सा रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इस 4 साइन एक्स कॉस वाई को हम थोड़ा और रीऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। 4 साइन एक्स कॉस वाई को, बहुत ध्यान सुनने गया, 4 साइन एक्स कॉस वाई को √2 साइन एक्स एंड √2 कॉस वाई, √2 कॉस वाई। आई होप आपको अब डाइजेस्ट हो रही है बात कि ऐसा क्यों किया। ऐसा करने का एकमात्र रीजन जो था वो ये कि सोच के देखो, √2 2 इंटू 2 4, तो ये जाता है 4 साइन एक्स कॉस वाई। तो वापस हम वहीं ले आए हैं। लेकिन अगर अब मैं कुछ दिखाना, समझाना है, बोलना है, कहना चाहूँ तो चीज़ें कुछ सॉर्टेड सी है। बस एक छोटा सा काम और कर दीजिए, ये जो 2 लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स, इसको ऐसा लिख दीजिए। ये जो 2 लिखा हुआ है उसका 1 + 1 यहाँ दे दीजिए और उसका 1 1 यहाँ दे दीजिए। हमने अभी तक पूरी इक्वेशन में कोई बड़े मेजर से चेंजेस नहीं किए, बस कुछ अरेंजमेंट्स किए। और ये करने का रीज़न ये है कि अगर इस 1 को मैं 1 स्क्वायर और इस 1 को भी मैं 1 स्क्वायर लिख दूं तो आपका क्वेश्चन अब खत्म होने को है। बहुत ध्यान से देखो समझो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, एंड ऑफ कोर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्या आपको नजर आ रहा है? यानी सर अगर आप लिखना चाहो इसे तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसे फाइनली लिखना चाहो तो आप इसे लिखोगे पहले तो a - b का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर। यानी इसे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स में, मैं इसे लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आई। प्लस, है ना, मैं पहले ये वाली स्टेप लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर वाई -1 का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर वाई -1 का होल स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व ना भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं अब मेन कंक्लूजन की तरफ आना चाह रहा हूँ। एक और स्टेप जो आप देख पा रहे हो वो ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी √2 साइन एक्स -√2 कॉस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, आई होप आपको दिख रहा है, √2 टाइम्स साइन एक्स -√2 टाइम्स कॉस वाई। आप चाहें तो √2 कॉमन भी ले सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ चीज़ें ऐसे ही देख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। √2 साइन एक्स -√2 कॉस वाई का होल स्क्वायर = 0। अब बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इस ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दीजिए। इस आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। ये वाला पार्ट बहुत डिटेल में आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने यहाँ से इसे इस स्टेप पर कैसे लेकर आए। ये थोड़ा सा ऑफकोर्स ट्रिकी है, बट इसे सोचना ऑफकोर्स बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। अब अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ूँ, परफेक्ट स्क्वायर का सम 0, क्या आपको ये नोशन समझ आ रहा है? मतलब 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0, बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। आप ऐसे सोच के देखो, मैं आपको लिख के कहूँ कभी भी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 है, आप खुद कहोगे कि सर ये तब ही ट्रू है जब a
बी और सी तीनों क्या हो 0, क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, और तीन नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सम 0 तभी होता है जब वो खुद 0 हो। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? अगर ऐसा है तो बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 0, यहाँ से पहला कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि सर कॉस स्क्वायर वाई माइनस 1 जो है वो भी किसके इक्वल है? 0 के ऑफकोर्स। और यहाँ से √2 साइन एक्स, एक और कंक्लूजन निकल के आएगा वो ये √2 टाइम्स साइन एक्स माइनस √2 टाइम्स कॉस वाई, ये भी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? 0 के। क्या इन तीन बातों से कुछ बात नजर आ रही है? सर पहली बात तो ये नजर आ रही है साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल, यानी साइन एक्स जो होगा वो √ प्लस माइनस 1, यानी मैं कहूँगा जो साइन एक्स जो आपका है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है? प्लस माइनस 1 के। खैर अभी और बातें हम करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। सिमिलरली कॉस एक्स के बारे में भी जब आप कहेंगे, सॉरी कॉस एक्स नहीं कॉस वाई, तो ये भी क्या होगा? प्लस माइनस 1 के इक्वल। तो जो आपका कॉस वाई है स्टूडेंट्स, जो आपका कॉस वाई है ये भी प्लस माइनस 1 के इक्वल है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट निकल के आ रहा है कि साइन एक्स कॉस वाई के इक्वल होगा, क्योंकि √ से √ कैंसिल, तो साइन एक्स जो है वो क्लियरली कॉस वाई के इक्वल होगा। यानी आप यहाँ से ये कंक्लूड करोगे कि या तो दोनों +1 होंगे या दोनों -1 होंगे। बट आप एक क्लू मिस कर रहे हो, एक छोटा सा क्लू मिस करके स्टूडेंट्स आप, कि उसने कहा था कि x और y दोनों 0 से π/2 तक होते हैं। 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो शैलाई से कि सर आप एक जो एक्स्ट्रा वैल्यू ले रहे हो -1 वो डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में साइन x और कॉस x दोनों पॉजिटिव होते हैं। हम जानते हैं कि x और y जो दोनों हैं सर, वो कहा जा रहा है कि 0 से π/2 के बीच है, और उस केस में क्लियरली ये -1 तो हो नहीं सकते। तो अब हम कंक्लूड करेंगे कि साइन एक्स की वैल्यू भी क्या है? 1, एंड कॉस वाई की वैल्यू भी क्या है स्टूडेंट्स? 1। और अगर ये पता चला तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? साइन एक्स 1 है, कॉस वाई भी 1 है। अगर साइन एक्स और कॉस वाई दोनों ही 1 है तो साइन एक्स प्लस कॉस वाई 1 + 1 कितना होगा स्टूडेंट्स? 2। यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी। आप गलती से भी ऑप्शन ए मत मार्क करिएगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर ये क्लू मिस किया तो आप इसको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन मान के ऑप्शन ए और सी दोनों मार्क करने की गलती कर सकते हैं, और आपका आंसर फिर डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना, नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि 2 क्यों लिया। यहाँ तक आई होप कोई भी डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है, एक एक स्टेप अच्छे से समझ आई। आई अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन यहाँ पे आके थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जिसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई होप ईजिली आप क्रैक कर पा रहे हो। विद दैट स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का सबसे खास और सबसे ज़रूरी पार्ट कि मैग्नेट ब्रेन्स, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। मतलब आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन नहीं है कि 2 लेक्चर देखकर वो पेड वर्जन शुरू हो जाएगा फिर आपसे पैसे लिए जाएंगे। पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्वालिटी आई होप आप खुद फील कर रहे हैं इन लेक्चर्स के दौरान कि आपको किस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर की जा रही है, थरो मतलब कॉम्प्रहेंसिवली, बहुत डिटेल्ड मैनर में हर एक चीज़ पढ़ाई या सिखाई जा रही है। करना क्या है स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट www.magnetbrains.com, या फिर हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET, यहाँ पर आप हमारे सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाइए, इंडियाज़ नंबर 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, है ना। दिस इज क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, माय डियर एवरीवन, है ना। अलॉन्ग विद दैट, आप जैसे ही वेबसाइट एक्सप्लोर करेंगे आपको सारे कोर्सेज एक्सप्लोर होते हुए दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल, एंड अगेन इट हैज़ एवरीथिंग व्हिच यू वांट टू स्टडी फॉर, मतलब एनीवन हु इज लुकिंग फॉर ऑल द कोर्सेज, ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। जैसे कि अगर आप देखो तो किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे IIT JEE NEET, NTSC, ओलंपियाड, CUET, रेलवे, बैंकिंग, SSC, और भी कई सारे सेगमेंट और सेक्टर्स को हम इंट्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IIT JEE के एस्पिरेंट है तो आप IIT JEE सेगमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी मतलब क्लास वाइज 11th के अलग, 12th के अलग, फाउंडेशन लेक्चर्स अलग, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज्ड है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? यहाँ वॉच नाउ पर क्लिक करोगे, आपका 11th का मैथ्स पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। जितने लेक्चर शूट होते चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं, आपके सामने रखे रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आप सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस को पढ़ना चाह रहे हो तो प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीज़ें अरेंज्ड है। जो भी लेक्चर आपको देखना है बस उस पर वॉच नाउ पे क्लिक करिए, वो लेक्चर जो भी देखना है उस पर वॉच नाउ पे क्लिक करिए, वहीं आप उसे बफर फ्री मोड में फुल स्क्रीन पर देख सकते हो। यहीं पर आपको DPP, उनके सोल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का बैंक,
पास्ट ईयर्स क्वेश्चन, सब कुछ हर चैप्टर पर डिटेल्ड मैनर मिलेगा। मतलब ये सारी चीज़ें इंडिया के टॉप टीचर्स आपको डिलीवर करने का प्रॉमिस करते हैं, हम अश्योरेंस देते हैं कि ये क्वालिटी मैनर में हम आपको एग्जैक्ट IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी करवाएंगे। ऑफ कोर्स ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि यहीं पर अगर आप आएंगे तो ये हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, और इसी के नीचे एक ऐसा बटन है जिस पर आप क्लिक करके अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी के नीचे एक और बटन है इसी तरह का, आस्क योर डाउट, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक आपको मिल जाएगा। वॉच नाउ पर क्लिक करके आप फुल स्क्रीन में बफर फ्री मोड में यहीं पर अपना लेक्चर इजीली देख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन फ्लक्चुएशन के। आई होप इन वीडियोस से आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, इनसे आपकी काफ़ी मदद हो रही है और आपकी IIT JEE प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो इन वीडियोस को लाइक भी करिए स्टूडेंट्स। इसी के साथ साथ चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी से अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से, लोगों से शेयर करिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो सकें और इस प्रोग्राम को अवेल कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।